अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएं। प्रीलिम्स एग्जाम में अब केवल 70 डेज़ का टाइम बचा हुआ है। ये जो लास्ट के दिन होते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब तक आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए होंगे, कई सोर्सेज को आप रेफर कर चुके होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर पहुँच गई होगी। लेकिन लास्ट के दिनों में अगर आप चीज़ों को एक सिस्टमैटिक तरीके से रिवाइज नहीं करेंगे तो एग्जाम हॉल के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से आप करेक्ट ऑप्शन को मार्क नहीं कर पाते। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस एक सिस्टमैटिक तरीके से कवर हो जाए, जिसमें आप हर एक टॉपिक को एनालाइज करके उसके सारे फैक्ट्स को याद करके एग्जाम हॉल में जाएं, तो आप हमारे 45 डेज रिवीजन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इन क्लासेस के अंदर 31 डेज के अंदर आपके पूरे के पूरे स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज कराया जाएगा। 31 डेज के अंदर हम आपको लगभग डेली बेसिस पर 5 से लेकर 7 घंटे की वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं इनको आप बड़े आराम से 1.5 to 2x की स्पीड पर देख सकते हैं, यानी कि दिन में 3 से 4 घंटे आपको वीडियो लेक्चर्स के ऊपर स्पेंड करने हैं, जिसके अंदर आप डेली बेसिस पर अपने सिलेबस का एक कंसीडरेबल पोर्शन रिवाइज कर पाएंगे। पूरा का पूरा शेड्यूल कि किस दिन आपको कौन सी वीडियोस कवर करनी है वो पीडीएफ फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, या फिर आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां से भी आप उस शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा ताकि आपको किसी और सोर्स को रेफर करने की जरूरत ना पड़े। इसके साथ साथ आपको वैल्यू एडिशन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे। हालांकि जब हमने क्लासेस ली थी उन क्लासेस के अंदर करंट अफेयर्स और पीवाईक्यू को एनालाइज करके ऑलरेडी चीजों को इंक्लूड कर दिया था, ठीक है। लेकिन आपको अलग से भी पीवाईक्यूज के एनालिसिस प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपको और कुछ देखना ना पड़े। तो 31 डेज के अंदर आप पूरे स्टैटिक पोर्शन को कवर कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ स्टैटिक पोर्शन बार बार रिवाइज करते रहना है और करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना है। इसके अलावा आपको किसी और चीज को कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही स्टैटिक के लिए, ना ही करंट अफेयर्स के लिए और ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए। कोर्स में एनरोल करने के लिए सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए हुए हैं। बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है जिसके अंदर एनरोल करके आप अपनी सारी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था उसके अंदर हमने डेटेड सिक्योरिटीज़ के बारे में बात किया था, गवर्नमेंट की जो डेटेड सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब हम उसी टॉपिक के अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। आपके जो नोट्स हैं या फिर जो मैगजीन है PT 365 उसके अंदर ये चीज़ें नहीं दी हुई, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप कवर करते हैं। कवर करने के लिए आपको क्या जानना है, आपको यह पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट का जो भी प्रोसेस है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचने का, वो प्रोसेस आखिर होता कैसे है। गवर्नमेंट पहले ये बताती है कि उसकी बोरोइंग नीड्स क्या है, उसको कितने रुपए बोरो करने की ज़रूरत है, ठीक है। गवर्नमेंट की बोरोइंग नीड्स के अकॉर्डिंग RBI गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ की ऑक्शन अनाउंस करती है। RBI बताती है कि किस दिन गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की ऑक्शन की जाएगी, ठीक है। इस ऑक्शन के अंदर वो एक तो डेट बताएगी और ये जो ऑक्शन होती है इस ऑक्शन के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, अभी मैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अंदर कौन से आ जाते हैं, जो हमने अपने टॉपिक के अंदर पढ़ा था ना कि कौन कौन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आपके कमर्शियल बैंक्स हो गए, आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए, इस तरह के लोग, ठीक है। तो RBI गवर्नमेंट की बोरोइंग नीड्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी की ऑक्शन की डेट अनाउंस करती है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करने के लिए RBI के ही एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी बिडिंग छोड़ देते हैं, ठीक है। अपनी बिडिंग छोड़ देते हैं कि हम कितने रुपए में गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदने को तैयार हैं, ठीक है। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितने रुपए में खरीदने को तैयार है उसकी वो बिडिंग छोड़ देते हैं और ये बता देते हैं कि वो टोटल कितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदना चाहते हैं। तो अब ढेर सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस तरह से अपनी बिड छोड़ते जाते हैं, ठीक है। किसी ने कहा होगा कि मैं 100 रुपए में खरीदना चाहता हूं, किसी ने कहा होगा मैं 120 में खरीदूंगा, कोई कहता है कि मैं 110 में खरीदना चाहता हूं। तो इस तरह से ढेर सारी बिडिंग छोड़ दी जाती है। इन सारी बिडिंग्स को RBI एनालाइज करती है और एनालाइज करने के बाद RBI एक कट ऑफ प्राइस बताती है, कट ऑफ प्राइस, ठीक है। जिस भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने उस कट ऑफ प्राइस से ज्यादा बिडिंग की होगी उन सभी की बिड्स को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उन्होंने जितनी भी क्वांटिटी बोली होती है कि हम इतनी क्वांटिटी ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ट्रांसफर कर दी जाती हैं और उन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अकाउंट से अमाउंट को डिडक्ट कर लिया जाता है, अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, डिडक्ट, ठीक। तो इससे क्या हो गया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से पैसा किसके पास पहुंच गया, गवर्नमेंट के पास
पैसा पहुंच गया। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, गवर्नमेंट को जब भी पैसे उधार लेने होते हैं तो वो आरबीआई वो बताती है कि मेरी बोरोइंग नीड्स क्या है, उन बोरोइंग नीड्स के अकॉर्डिंग सारा का सारा प्रोसेस आरबीआई करती है। आरबीआई बताएगी कि वो कितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ऑक्शन करना चाहती है, उसकी डेट क्या है, और आरबीआई के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ऊपर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपनी बिड छोड़ते जाते हैं। इन सभी बिड्स के बेसिस पर आरबीआई डिसाइड करती है कि कट ऑफ प्राइस क्या होगा। जिस भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने उस कट ऑफ प्राइस से ज्यादा बिडिंग की होगी, उन सभी को जितनी भी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहते थे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उनको ट्रांसफर कर दी जाती है और उनके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लिए जाते हैं। अब यहां पे जो चीज मैं बता रहा हूं ये पहले होती थी। इस चीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर सकते थे, रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। रिटेल इन्वेस्टर कौन होते हैं? रिटेल इन्वेस्टर होते हैं आप और मेरे जैसे लोग जो इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, तो फिलहाल अपनी डिस्कशन को सिंपल रखने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि अभी रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट कर लिया। तो अब सिचुएशन क्या बन गई? सिचुएशन ये बनी है कि गवर्नमेंट की बोरोइंग नीड्स के अकॉर्डिंग आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ऑक्शन कर दी, और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसको बेच दी गई हैं? ये बेच दी गई हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है प्राइमरी मार्केट के अंदर। ठीक है, प्राइमरी मार्केट एक्चुअली में कोई फिजिकल मार्केट नहीं है, ये आरबीआई इलेक्ट्रॉनिकली सारा का सारा काम कर रही है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? मान लीजिए आरबीआई ने 1000 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच दी। ये 1000 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अब किसके पास पहुंच चुकी हैं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास ये 1000 गवर्नमेंट सिक्योरिटी पहुंच चुकी हैं। ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये अगर चाहे तो इनके पास अब जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आगे बेच सकते हैं दूसरे इन्वेस्टर्स को। ठीक है, दूसरे इन्वेस्टर्स को। तो अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन 1000 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आगे बेचना चाहेंगे तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस सेकेंडरी मार्केट में होता है। वो पूरा का पूरा प्रोसेस सेकेंडरी मार्केट में होता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो सेकेंडरी मार्केट है उसका नाम दिया गया है NDSOM। NDSOM। ठीक है, तो NDSOM क्या है? ये भी कोई फिजिकल मार्केट नहीं है, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक वो है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जितने भी ऑर्डर्स हैं उन ऑर्डर्स को मैच किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म है, मैं फुल फॉर्म यहां पे लिख देता हूं, आप भी लिख लीजिएगा, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। आप इसको एक तरह से ये मान सकते हैं कि NDSOM एक तरह से स्टॉक एक्सचेंज है ओनली फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है? फिर से सिचुएशन रिपीट करता हूं। गवर्नमेंट की बोरिंग नीड्स के अकॉर्डिंग आरबीआई ने कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ऑक्शन कर दी, और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास पहुंच चुकी हैं। ठीक है, किस तरह से ये ऑक्शन के बाद वो पहुंचती हैं सिक्योरिटीज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ऊपर, उनके पास, ये सारा का सारा हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आगे बेचना चाहते हैं दूसरे इन्वेस्टर्स को, तो वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। तो जो सेकेंडरी मार्केट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, उसका नाम है NDSOM, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। तो अब ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स NDSOM के ऊपर बताएंगे कि हमारे पास इतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं और हम उसमें से XYZ अमाउंट सेल करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी इन्वेस्टर यहां पे इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना चाहता है तो वो अपना ऑर्डर यहां पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से बोलेंगे कि मैं तुम्हारी 10 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदना चाहता हूं। ठीक है, 10 गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना चाहता हूं, और ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसको वो 10 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच देते हैं। ठीक है, जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिकेगी तो पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसके पास थी? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास। फिर ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से किसी और इन्वेस्टर के पास ट्रांसफर हो रही है, तो ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को भी पहुंचनी चाहिए ना कि उसकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो अब किसी और इन्वेस्टर के पास है, तो अब कूपन रेट इसको मिलेगा। अगर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैच्योर होती है तो फेस वैल्यू इसको मिलेगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा काम NDSOM पे किया जाता है, इसीलिए इसको ऑर्डर मैचिंग कहा जाता है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, सेकेंडरी मार्केट में जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने आया है तो वो किसी भी तरह की ऑक्शनिंग नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपना ऑर्डर प्लेस कर रहा है कि मेरे को 10 गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए, और उसको 10 गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दी जाती है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उसके अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर लेता है, और इसकी सारी इंफॉर्मेशन NDSOM पे सबमिट होती रहती है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा आपका प्रोसेस चलता है। एक काम करता हूं, मैं एक बार फिर से शॉर्ट में आपको बता देता हूं ताकि चीजें याद हो जाए आपको।
क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की अपनी बोरोइंग नीड्स थी, उन बोरोइंग नीड्स के लिए आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज की ऑक्शनिंग करती है। आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज की ऑक्शनिंग के लिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से कहती है कि तू अपनी बिड्स इलेक्ट्रॉनिकली मेरे पास सबमिट कर, फिर उसके बाद उन बिड्स के हिसाब से आरबीआई कट ऑफ डिसाइड करती है। जिन भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने उस कट ऑफ से ज्यादा बिड की होती है उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एलोकेट कर दी जाती है और उनके खाते से पैसे काट लिए जाते हैं। ये सारा का सारा काम हो रहा है प्राइमरी मार्केट के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास पहुंच चुकी हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर चाहे तो इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आगे ट्रेड कर सकता है और वो ट्रेडिंग होती है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म के ऊपर। एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म में कोई ऑक्शनिंग नहीं होती, यहां पे सिर्फ ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को बताया जाता है कि हमें XYZ अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी है, ठीक है। तो वो ऑर्डर देते हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच देते हैं अगर वो बेचना चाहते हैं तो, ठीक है। ये सारा का सारा काम आपके एनडीएसओएम पे हो रहा है। अब इस सिस्टम के अंदर एक प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की प्राइमरी मार्केट की बात करूं तो इस प्राइमरी मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही पार्टिसिपेट कर पाते थे, वही ऑक्शन लगाते थे, वही बिडिंग करते थे और उनको मिल जाती थी। तो इसकी वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, आप और मेरे जैसे जो लोग हैं, हम डायरेक्टली प्राइमरी मार्केट में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीद नहीं पाते थे, ठीक है। दूसरी चीज, जो आपकी सेकेंडरी मार्केट थी, सेकेंडरी मार्केट यानी कि एनडीएसओएम पे जब ऑर्डर प्लेस करने होते थे तो अगर रिटेल इन्वेस्टर को सेकेंडरी मार्केट से यानी कि किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है तो उस केस में रिटेल इन्वेस्टर्स को किसी ब्रोकर के पास जाना पड़ता था और वो ब्रोकर से बोलते थे कि मेरा ऑर्डर प्लेस कर दे ताकि मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद पाऊं, तो ब्रोकर अपनी फीस ले लेता था। तो सेकेंडरी मार्केट में भी अगर रिटेल इन्वेस्टर खरीदने जाता था तो उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ जाते थे फीस के फॉर्म में। इन सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने अब कहा कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर रिटेल इन्वेस्टर भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और ये जो सारा का सारा काम हुआ है, ये हुआ है 2021 में। गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ठीक है। इस रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंदर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको अलाउ कर दिया गया कि प्राइमरी मार्केट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यानी कि अब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज की जब ऑक्शनिंग होगी तो उसके अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बिड करेंगे, ऑक्शन करेंगे, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ ये बताएंगे कि हम कितना अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट, कितने नंबर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदना चाहते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स ऑक्शन नहीं करेंगे, यानी कि ये अपनी बिड सबमिट नहीं करेंगे, वो सिर्फ ये बताएंगे कि मेरे को 10 गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है, ठीक है। तो यहां पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऑक्शन करेंगे और इस ऑक्शन को एनालाइज करके आरबीआई डिसाइड करेगी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के प्राइस का कट ऑफ क्या रहेगा, उसका कट ऑफ क्या रहेगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितने प्राइस पर बेची जाएंगी वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ऑक्शन के बेसिस पर आरबीआई डिसाइड करेगी, कट ऑफ डिसाइड करेगी। जो भी कट ऑफ डिसाइड होगी उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग रिटेल इन्वेस्टर ने जितना भी ऑर्डर दिया होगा वो उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पहुंचा दी जाएंगी। बस इसमें यह हो गया कि अब रिटेल इन्वेस्टर्स प्राइमरी मार्केट में भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, रिटेल इन्वेस्टर्स अब डायरेक्टली सेकेंडरी मार्केट में जाके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं कि मुझे कितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है। पहले उनको ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ता था, अब वो ब्रोकर के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स हैव नाउ गॉट दी एक्सेस टू नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। और ये सारा का सारा काम करने के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स को एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और वो अकाउंट उन्हें डायरेक्टली आरबीआई के साथ खुलवाना है, किसी बैंक या म्यूचुअल फंड के साथ नहीं खुलवाना। वो डायरेक्टली आरबीआई के साथ एक अकाउंट खुलवाएंगे। उस अकाउंट का नाम होगा रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। गिल्ट क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज भी कहा जाता है, ठीक है। तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंदर क्या हुआ, 2021 के अंदर ये आई थी। इसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स आरबीआई के साथ एक अकाउंट खोलेंगे, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, ठीक है। इस अकाउंट को यूज करके वो डायरेक्टली प्राइमरी मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो प्राइमरी मार्केट में ऑक्शन नहीं कर सकते, वो अपनी कॉम्पिटिटिव बिडिंग इसके अंदर नहीं छोड़ सकते,
ठीक है, कॉम्पिटिटिव बिडिंग नहीं छोड़ सकते। ये कॉम्पिटिटिव बिडिंग कौन छोड़ेगा? ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही छोड़ेंगे, और इन्हीं के बिडिंग के अकॉर्डिंग आरबीआई डिसाइड करेगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के प्राइस की कट ऑफ क्या होगी। जो भी प्राइस डिटरमाइन होगा इस कट ऑफ पे, उसी प्राइस पर रिटेल इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर दी जाएंगी, जो भी उन्होंने ऑर्डर दिया होगा वो, और उनके इस अकाउंट से पैसा काट लिया जाएगा। ठीक है, और इसी अकाउंट को यूज करके वो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ओपन मार्केट, यानी कि जो सेकेंडरी मार्केट है, जो सेकेंडरी मार्केट का प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी डायरेक्टली आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी रिटेल डायरेक्ट स्कीम है। अब आपसे 2-3 क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं पहला तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं, तो वो हम देख चुके हैं। दूसरी चीज, जो रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट है वो रिटेल इन्वेस्टर्स डायरेक्टली आरबीआई के साथ खोलते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आरबीआई के साथ खोला जाएगा। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है, कैन रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट इन प्राइमरी मार्केट? यस। कैन दे पार्टिसिपेट इन सेकेंडरी मार्केट डायरेक्टली? यस। तो इसके अंदर डायरेक्टली हो गया। कैन रिटेल इन्वेस्टर्स लीव कॉम्पिटिटिव बिडिंग इन प्राइमरी मार्केट? नो, दे कैन ओनली प्लेस देयर ऑर्डर्स। ठीक है, कॉम्पिटिटिव बिडिंग सिर्फ और सिर्फ अभी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही करेंगे। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है कि नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग ये आखिर क्या है? ये एक तरह का स्टॉक एक्सचेंज है फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, अच्छा एक और चीज पूछी जा सकती है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मेरे को बताइए कि जब गवर्नमेंट पहली बार अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फ्रेश गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है, तो वो फ्रेश गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपके प्राइमरी मार्केट में इशू की जाती है या सेकेंडरी में? वो आपके प्राइमरी मार्केट में इशू की जाएंगी। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशू हो चुकी हैं, यानी कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी की ट्रेडिंग की जा सकती है ऑन सेकेंडरी मार्केट, जिसका प्लेटफॉर्म है एनडीएसओएम। एनडीएसओएम ये जो प्लेटफॉर्म है इसको आरबीआई मैनेज करता है, इसको आरबीआई मैनेज करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नोट्स के अंदर ये नहीं दे रखी, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गेम चेंजर है। अब रिटेल इन्वेस्टर, आप और मेरे जैसे लोग जो हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक अपडेशन थी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर आपके पास होनी चाहिए। बॉन्ड डील वगैरह हम कवर कर चुके हैं। अब हम आते हैं अपनी अगली न्यूज के ऊपर, जो की है जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग एंड कैसीनोज। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं जहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक एक करके उन टर्म्स को देखते चलते हैं हम। डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, एक छोटी सी कॉल आ गई थी। चलिए चालू करते हैं। हम कवर कर रहे थे जीएसटी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, जिसके अंदर अभी रिसेंटली एक न्यूज़ देखने को मिली है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो, इन 3 चीज़ों के ऊपर जीएसटी को इंक्रीज कर दिया गया है और अब इनके ऊपर 28% जीएसटी लगेगी। अब ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ में कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से मैं क्वेश्चंस की बहुत उम्मीद कर रहा हूं पर्सनली। तो उन टर्म्स को एक एक करके देखते चलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएं। प्रीलिम्स एग्जाम में अब केवल 70 डेज का टाइम बचा हुआ है। ये जो लास्ट के दिन होते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब तक आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए होंगे, कई सोर्सेज को आप रेफर कर चुके होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर पहुंच गई होगी। लेकिन लास्ट के दिनों में अगर आप चीज़ों को एक सिस्टमैटिक तरीके से रिवाइज नहीं करेंगे तो एग्जाम हॉल के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से आप करेक्ट ऑप्शन को मार्क नहीं कर पाते। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस एक सिस्टमैटिक तरीके से कवर हो जाए, जिसमें आप हर एक टॉपिक को एनालाइज करके उसके सारे फैक्ट्स को याद करके एग्जाम हॉल में जाएं, तो आप हमारे 45 डेज रिवीजन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इन क्लासेस के अंदर 31 डेज के अंदर आपके पूरे के पूरे स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज कराया जाएगा। 31 डेज के अंदर हम आपको लगभग डेली बेसिस पर 5 से लेकर 7 घंटे की वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं इनको आप बड़े आराम से 1.5 to 2x की स्पीड पर देख सकते हैं, यानी कि दिन में 3 से 4 घंटे आपको वीडियो लेक्चर्स के ऊपर स्पेंड करने हैं, जिसके अंदर आप डेली बेसिस पर अपने सिलेबस का एक कंसीडरेबल पोर्शन रिवाइज कर पाएंगे। पूरा का पूरा शेड्यूल कि किस दिन आपको कौन सी वीडियोस कवर करनी है वो पीडीएफ फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, या फिर आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां से भी आप उस शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा ताकि आपको किसी और सोर्स को रेफर करने की जरूरत ना पड़े। इसके साथ साथ आपको वैल्यू एडिशन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे। हालांकि जब हमने क्लासेस ली थी उन क्लासेस के अंदर करंट अफेयर्स और पीवाईक्यू को एनालाइज करके ऑलरेडी चीजों को इंक्लूड कर दिया था, ठीक है, लेकिन आपको अलग से भी पीवाईक्यूज के एनालिसिस प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपको और कुछ देखना ना पड़े। तो 31 डेज के अंदर आप पूरे स्टैटिक पोर्शन को कवर कर सकते हैं। उसके बाद
आपको सिर्फ स्टैटिक पोर्शन बार बार रिवाइज करते रहना है और करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना है। इसके अलावा आपको किसी और चीज को कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही स्टैटिक के लिए, ना ही करंट अफेयर्स के लिए और ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए। कोर्स में एनरोल करने के लिए सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए हुए हैं। बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है जिसके अंदर एनरोल करके आप अपनी सारी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। ठीक है देखिए, पहली टर्म जो हम कवर करने वाले हैं वो है टैक्सेबल एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, अब इस टर्म को समझने के लिए तीनों शब्दों को तोड़ के देखते हैं। क्लेम का मतलब क्या होता है? क्लेम का मतलब होता है दावा करना कि ये चीज़ मेरी है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई ज़मीन खरीद रखी है, तो मैं कहूँगा कि ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन के ऊपर मेरा क्लेम है, मेरा अधिकार है, ये मेरी ज़मीन है। ठीक है, इसको क्लेम कहा जाता है। ठीक है, क्लेम का मतलब है कि मैं दावा कर रहा हूँ। एक्शनेबल क्लेम टर्म का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है दैट आई हैव द राइट टू रिसीव दिस क्लेम। आई हैव द राइट टू रिसीव, मेरे पास अधिकार है कि जिस चीज के ऊपर मैं क्लेम कर रहा हूं वो मेरी है। ठीक है, अब इस टर्म को समझने के लिए देखिए, मान लीजिए एक इंसान है ए, इस ए से बी ने, ए और बी आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, बी ने कहा कि यार मेरे को कुछ पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास कोई कोलेट्रल नहीं है। कोलेट्रल नहीं है तो मैं बैंक से लोन नहीं ले सकता, लेकिन तू मेरा अच्छा दोस्त है, तू कुछ पैसे मुझे उधार दे दे, मैं तेरे को कुछ समय के बाद चुका दूंगा। तो मान लीजिए इस तरह की कॉन्वर्सेशन के बाद ए ने 100 रुपये बी को उधार दे दिए और बिना किसी कोलेट्रल के ए ने 100 रुपये बी को उधार दे रखे। तो ये जो 100 रुपये उधार दिए गए हैं, ये क्या चीज़ बन गई? ये बन गई अनसिक्योर्ड डेट। अनसिक्योर्ड डेट का मतलब होता है एक ऐसा उधार जिसके पीछे कोई भी कोलेट्रल नहीं जमा की गई है। ठीक है, बिना कोलेट्रल के जो उधार दिया गया है। तो ए ने बी को एक अनसिक्योर्ड डेट दिया है 100 रुपए का, तो इन 100 रुपए के ऊपर ए क्लेम कर सकता है। ठीक है, ए के पास अधिकार है कि वो ये 100 रुपए उससे वापस मांग सकता है, यानी कि ये जो अनसिक्योर्ड डेट है, इस अनसिक्योर्ड डेट के ऊपर ए एक्शनेबल क्लेम कर सकता है। एक्शनेबल क्लेम कि ए के पास अधिकार है वो अपने इस अनसिक्योर्ड डेट को वापस ले ले। ठीक है, तो एक टर्म ये हो गई। अब दूसरा देखिए, मान लीजिए ए है, ए ने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी। जब इसने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी तो ए उस इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहा था। इंश्योरेंस पॉलिसी ये कहती है दैट आफ्टर सम टाइम इस इंश्योरेंस पॉलिसी से 100 रुपए ए को मिलने वाले हैं। तो ए ने जब इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी ए के लिए एक मूवेबल एसेट बन गई। एक ऐसा एसेट है जो कि फ्यूचर में इसको इनकम देगा। कितनी इनकम देगा? 100 रुपए की इनकम देगा। तो इंश्योरेंस की पॉलिसी ए के लिए मूवेबल एसेट है और ये 100 रुपए क्या हो गए? 100 रुपए हो गए इस इंश्योरेंस से जो भी बेनिफिट अराइज हो रहा है वो। ठीक है, तो ए फ्यूचर में चाहे तो इस बेनिफिट के ऊपर एक्शनेबल क्लेम कर सकता है। ए ये कह सकता है कि ये जो 100 रुपए हैं, इस 100 रुपए के ऊपर क्लेम करने का मेरा अधिकार है। आई हैव द राइट टू रिसीव बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ दिस मूवेबल एसेट। ठीक है, तो यहां पे हमने दो चीजें देखी कि अगर कोई अनसिक्योर्ड डेट है तो उस अनसिक्योर्ड डेट के ऊपर ए एक्शनेबल क्लेम कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या देखी कि अगर कोई मूवेबल एसेट है, इस मूवेबल एसेट से अगर कोई बेनिफिट एक्रू हो रहा है, कोई बेनिफिट निकल के आ रहा है, तो ए इस बेनिफिट के ऊपर भी अपना एक्शनेबल क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो एक्शनेबल क्लेम की क्या डेफिनेशन हो गई? एक्शनेबल क्लेम या तो अनसिक्योर्ड डेट को रिसीव करने का अधिकार या फिर मूवेबल एसेट से जो बेनिफिट अराइज हो रहा है उस बेनिफिट को रिसीव करने का अधिकार जो होता है उसको एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। दो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, अनसिक्योर्ड डेट के ऊपर एक्शनेबल क्लेम, दूसरा मूवेबल एसेट से जो बेनिफिट अराइज हो रहा है उस बेनिफिट के ऊपर अपना अधिकार जमाना, वो भी एक्शनेबल क्लेम हो गया। अब इंडिया के अंदर आप सभी को पता है जीएसटी एक्ट लगता है। जीएसटी क्या है? जीएसटी के अंदर जब भी मान लीजिए ए है, ए के पास गुड्स एंड सर्विसेज है, ए ने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा और जब ए ने बी को गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करी तो इस सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगता है। यही होता है ना, जब भी इंडिया के अंदर कोई भी गुड्स या सर्विसेज बेची जाती हैं तो जब भी उन गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होती है उसके ऊपर जीएसटी लगता है। तो जीएसटी क्या है? ये एक सप्लाई बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी डेस्टिनेशन टैक्स है, यानी कि जहां पे सप्लाई हो रही है उस जगह पे जीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे कुछ चीजें सप्लाई की जा रही हैं, या तो कोई सामान सप्लाई किया जा रहा होगा या सर्विस सप्लाई की जा रही होगी। लेकिन जो अनसिक्योर्ड डेट है, अनसिक्योर्ड डेट के अंदर ना तो कोई गुड्स की सप्लाई हो रही है ना ही सर्विसेज की सप्लाई हो रही है, तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लग सकता है?
पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो ये मूवेबल एसेट खरीदा गया था, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी गई थी, इससे जो ये बेनिफिट अराइज हो रहा है, ये बेनिफिट क्या कोई सामान है? ये बेनिफिट कोई सामान नहीं है। क्या यहाँ पे कोई सर्विस दी जा रही है? यहाँ पे कोई सर्विस भी नहीं दी जा रही। तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगाया जा सकता है या नहीं? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आता है टैक्सेबल एक्शनेबल क्लेम। टैक्सेबल एक्शनेबल क्लेम्स। तो टैक्सेबल एक्शनेबल क्लेम्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऐसे बहुत सारे एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं जिसके ऊपर इंडिया में टैक्स लगाया जा रहा है, और टैक्सेबल एक्शनेबल क्लेम को जीएसटी एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। ठीक है, हमारे सेंट्रल जीएसटी एक्ट के अंदर एक शेड्यूल बनाया गया, शेड्यूल का नाम है शेड्यूल 3। इस शेड्यूल 3 के अंदर लिस्ट दी गई है कि ऐसे कौन कौन से एक्शनेबल क्लेम्स हैं जिनके ऊपर हम जीएसटी लगाएंगे, यानी कि वो क्या होंगे? वो टैक्सेबल एक्शनेबल क्लेम्स होंगे। ठीक है, तो ये जो एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं, यहां पे किसी भी तरह के गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई नहीं हो रही, लेकिन इन एक्शनेबल क्लेम्स के ऊपर भी जीएसटी लगाया जा रहा है। ऐसे कौन से एक्शनेबल क्लेम है जिनके ऊपर जीएसटी लगाया जा रहा है? सेंट्रल जीएसटी एक्ट के शेड्यूल 3 के अंदर जो भी एक्शनेबल क्लेम्स लिखे हुए हैं उनके ऊपर जीएसटी लगाया जा सकता है। अब ये न्यूज के अंदर क्यों था? न्यूज के अंदर इसलिए था क्योंकि पहले लॉटरी, गेमिंग, सॉरी गेमिंग नहीं, गैम्बलिंग। ठीक है, लॉटरी, गैम्बलिंग, गेमिंग नहीं है, लॉटरी, गैम्बलिंग और बैटिंग, इनको एक्शनेबल क्लेम बोला गया था। ठीक है, यानी कि लॉटरी, गैम्बलिंग और बैटिंग के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था। ठीक है, अब क्या किया गया है? अब इसी के अंदर कुछ और चीजों को ऐड किया गया है, जिसमें एक है आपकी ऑनलाइन गेमिंग। अगर आप ऑनलाइन कोई गेम खेलते हैं और उस गेम से आपको कोई बेनिफिट अराइज होता है, तो उस बेनिफिट के ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑनलाइन गेमिंग भी आपके एक्शनेबल क्लेम्स के अंदर आ चुका है, टैक्सेबल एक्शनेबल क्लेम्स के अंदर। और दूसरा आपका हॉर्स रेसिंग। तो ये आपको याद रखना है कि अब ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग भी आपके टैक्सेबल एक्शनेबल क्लेम्स के अंदर आता है। ठीक है, और कहाँ पे लिखा गया है? ये सेंट्रल जीएसटी एक्ट के शेड्यूल 3 के अंदर लिखा गया है। तो ये आपको डेफिनेशन, एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन भी याद रखनी है और टैक्सेबल एक्शनेबल क्लेम की भी डेफिनेशन आप याद रखने वाले हैं। ठीक है, जो दूसरी डेफिनेशन इस टॉपिक के अंदर हम देख रहे हैं वो है गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ चांस क्या होता है? गेम ऑफ चांस को सिंपल भाषा में देखा जाए तो जुआ खेलना। गेम ऑफ चांस कैसे? किसी ने डाइस रोल करी और मैंने कहा कि इस डाइस के फेस पे 6 आने वाला है, और मैं 100 रुपए की शर्त लगाता हूं कि जब ये डाइस रुकेगी तो इसके फेस पे, जो टॉप वाला फेस है, इसके ऊपर 6 आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने रियल मनी को दांव पे लगा दिया है, और इसके अंदर क्या कोई स्किल इन्वॉल्व थी? कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं है। मैंने सिर्फ अपने गट फीलिंग के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, अपनी किस्मत पे भरोसा करते हुए अपने 100 रुपए दाव पे लगा दिए। इसको कहा जाता है गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ चांस के ऊपर इंडिया में पहले से जीएसटी लगता था 18% का। कहाँ लगता था उसको अभी हम देखेंगे। जो गेम ऑफ चांस होती थी उनके ऊपर 18% का जीएसटी इंडिया के अंदर लगता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है? अब गेम ऑफ स्किल्स के ऊपर भी जीएसटी लगा दिया गया है। गेम ऑफ स्किल्स क्या होती हैं? ये ऐसे खेल होते हैं जिसमें लोग अपनी स्किल्स को यूज करते हैं। उन्हें अपनी स्किल पे इतना भरोसा है कि वो कहते हैं कि मैं 100 रुपए का दाव लगा रहा हूं कि मैं ही जीतूंगा। ठीक है, यहां पे वो अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को, अपनी एक्सपीरियंस को, अपनी एक्सपर्टीज को यूज कर रहे हैं, और उसके लिए वो अपने 100 रुपयों को दाव पे लगा रहे हैं। तो अभी जो न्यूज चल रही थी, न्यूज में ये था कि अब चाहे आप गेम ऑफ चांस खेलो, चाहे आप गेम ऑफ स्किल खेलो, अगर आप अपने रियल मनी को दाव पे लगा रहे हो, अगर आप रियल मनी को दाव पे लगा रहे हो, तो इसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। और जीएसटी अब 18% नहीं रहेगा, जीएसटी कितना हो जाएगा? 28% हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब हमने क्या कर दिया है? अब हमने गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल, इन दोनों के बीच का जो अंतर था, जो डिस्टिंक्शन थी, हमने उस डिस्टिंक्शन को रिमूव कर दिया है। तो अभी तक हमने 3 डेफिनेशन देखी है। एक है टैक्सेबल एक्शनेबल क्लेम, दूसरी डेफिनेशन देखी गेम ऑफ चांस, और तीसरी देखी हमने गेम ऑफ स्किल। ठीक है, तो टैक्सेबल एक्शनेबल क्लेम के अंदर कौन सी 2 चीजें ऐड हो चुकी हैं? ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग। इससे पहले लॉटरी, गैम्बलिंग और बैटिंग भी शामिल थी। ये पहले से थी, अब ये नई ऐड की गई हैं। गेम ऑफ चांस आप देख चुके हैं, गेम ऑफ स्किल देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जो भी ये गेम ऑफ चांस या गेम ऑफ स्किल है, इसमें टैक्स किस तरह से लगाया जाता है। बेसिकली ऑनलाइन गेमिंग में टैक्स किस तरह से लगाया जा रहा है, देखो। मैं पहले पुराना सिनेरियो बताता हूँ। पहले क्या होता था? मान लीजिए
आप एक ऐसे इंसान हो जिसको ऑनलाइन गेमिंग खेलना बहुत पसंद है और आप अपने रियल मनी को यूज़ करके गेम्स खेलना चाह रहे हो। तो जब आप गेम खेलना चाहोगे तो आप कोई ऐप डाउनलोड करोगे या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को एक्सेस करोगे। जब भी आप किसी तरह की ऑनलाइन गेम खेलते हो तो आपको एक एंट्री फीस देनी पड़ती है उस गेम को खेलने के लिए। तो मान लीजिए ए ऑनलाइन गेमिंग के अंदर खेलना चाहता है तो उससे बोला जाएगा कि आप एंट्री फीस जमा करो। मान लेते हैं उससे बोला गया कि 100 रुपये आप एंट्री फीस की तरह दो, तो ए ने 100 रुपये अपने रियल 100 रुपये खर्च करके एंट्री फी दे दी। जब उसने ये एंट्री फी दी तो इस एंट्री फी में से कुछ हिस्सा जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप गेम खेल रहे हो वो प्लेटफॉर्म काट लेगा, जिसको कहा जाता है प्लेटफॉर्म फी या फिर गेमिंग रेवेन्यू या फिर गेमिंग रेवेन्यू। मान लीजिए 100 रुपये आपने एंट्री फी की तरह दिए थे। इन 100 रुपये में से 5 रुपये जो भी आपको ये गेम खिला रहा है, चाहे वो ऐप हो या वेबसाइट हो, उसने प्लेटफॉर्म फी की तरह या गेमिंग रेवेन्यू की तरह 5 रुपये काट लिए। आपके पास बचे 95 रुपीज़। इन 95 रुपीज़ से आप गेम खेल सकते हो। इन 95 रुपीज़ से आप गेम खेल सकते हो। तो एक हो गई आपकी एंट्री फी। इस एंट्री फी का कुछ हिस्सा प्लेटफॉर्म फी चला गया या फिर गेमिंग रेवेन्यू बन गया। जो भी ऑनलाइन गेम खिला रहा है, चाहे वो ऐप हो या फिर कोई वेबसाइट हो, इस ऐप और वेबसाइट की कमाई क्या है? इस ऐप और वेबसाइट की कमाई यही होती है, गेमिंग रेवेन्यू या फिर प्लेटफॉर्म फी। ठीक है, ये जो 95 रुपये हैं, ये 95 रुपये अभी भी आपके हैं, आप इनसे गेम खेल सकते हो। मान लीजिए ए ने इस तरह से एंट्री फी दी, प्लेटफॉर्म फी काट ली गई उसमें से और 95 रुपये की वो गेम खेल रहा है। मान लीजिए इसने इन 95 रुपये से गेम खेली और वो 150 रुपये जीत गया, तो ये उसका प्राइज बन गया या फिर विनिंग पूल बन गया। ठीक है, ये वो जीत चुका है अपने शर्त लगाने पे। तो पहले क्या होता था, पहले इंडिया में जो जीएसटी लगता था वो लगता था सिर्फ और सिर्फ गेम ऑफ चांस वाली गेम्स के अंदर, और गेम ऑफ चांस में भी जीएसटी लगता था। जो ये प्लेटफॉर्म फी डिडक्ट की गई है, ये जो 5 रुपये डिडक्ट किए गए हैं, इन 5 रुपयों के ऊपर 18% लगता था। ठीक है, 18%। तो जो भी ऐप या वेबसाइट है जो आपको गेम खिला रहा है उसका रेवेन्यू तो इसी प्लेटफॉर्म फी से आ रहा है। तो जो टोटल रेवेन्यू आता था इन प्लेटफॉर्म फी से उसको कहा जाता था ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू। ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू। तो जो 18% जीएसटी लगती थी वो इस ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पे लगाई जाती थी। अब क्या होने लग गया, अब सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है। सिचुएशन इनफैक्ट ये बोला जा रहा है कि अब एक तरह से ये जो ऑनलाइन गेम्स हैं उनको एक डेथ ब्लो दिया गया है जीएसटी को लगा के। अब क्या किया जाता है, ए से बोला जाता है कि जब ए कोई गेम खेलना चाहेगा तो उसको एंट्री फी देनी होगी। मान लीजिए गेम खेलने के लिए ए को एंट्री फी देनी पड़ेगी मिनिमम 100 रुपये। तो ए एंट्री फी दे रहा है 100 रुपये। जब ए 100 रुपये देगा तो इसी टाइम पर गवर्नमेंट जीएसटी लगा देगी और गवर्नमेंट इससे बोलेगी कि भाई जो तू एंट्री फी दे रहा है ना, 100 रुपये की तेरी एंट्री फी है, तेरे को 100 रुपये नहीं देने, तेरे को 100 रुपये प्लस में 28% का जीएसटी यहीं पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ए के लिए एंट्री फी कितनी हो गई, ए के लिए एंट्री फी हो गई 128 रुपीज़। ठीक है, 28% जीएसटी इन 100 रुपयों पे लग गया। अब ये जो 128 रुपीज़ है इसमें से 28 रुपीज़ तो जीएसटी हो गए। इस इंसान के असली में सिर्फ इसके पास 100 रुपये बचे जिससे ये खेल सकता है। अब ये जो 100 रुपये हैं, इन 100 रुपयों में से भी कुछ परसेंटेज प्लेटफॉर्म फी की तरह जो भी आपको गेम खिला रहा है वो डिडक्ट कर लेगा। यानी कि गेमिंग रेवेन्यू कितना हो गया, मान लेते हैं 5 रुपये ये हो गया। अब ए के पास कितने रुपए बचे, ए के पास 95 रुपीज़ बचे गेम खेलने के लिए। गेम खेलने के लिए पहले भी वो 95 रुपये से गेम खेल सकता था, लेकिन उसको कितने खर्च करने पड़ रहे थे, उसको 100 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे। लेकिन अब 95 रुपये की गेम खेलने के लिए उसको 128 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। तो इससे ए थोड़ा सा डिस्करेज होगा ऑनलाइन गेमिंग में अपना रियल मनी दांव पे लगाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें होंगी। अब मान लीजिए ए के पास जो 95 रुपीज़ बचे थे, इसने इन 95 रुपये को दांव पे लगाया और ये 150 रुपये जीत गया। 150 रुपये जीत गया तो जितना भी उसका प्राइस होगा, जितने पैसे वो जीता है, इसके ऊपर 30% का टीडीएस, एक अलग से टैक्स काटा जाएगा। 30% का टीडीएस यहाँ पे कट जाएगा। यानी कि इसका जो ये प्राइस मनी था, ये प्राइस मनी भी अब रिड्यूस हो जाएगा और ये भी चीज़ डिस्करेज करेगी ऑनलाइन गेमिंग के अंदर अपने रियल मनी को दांव पे लगाने के लिए। ये सारा का सारा काम क्यों किया जा रहा है? सारा काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चाहे आप गेम ऑफ चांस खेलो, चाहे आप गेम ऑफ स्किल खेलो, गवर्नमेंट कहती है कि ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है, इसको हम डीमेरिट गुड्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहीं पे ही आपको डेफिनेशन याद कर लेना है कि डीमेरिट गुड्स कौन से होते हैं और मेरिट गुड्स कौन से होते हैं। ठीक है, डीमेरिट गुड्स
इनको डिस्करेज करना पड़ता है इकोनॉमी के अंदर, ताकि लोग डीमेरिट गुड्स को ज़्यादा कंज्यूम ना करें। और जो मेरिट गुड्स होते हैं, मेरिट गुड्स को प्रमोट करना पड़ता है, एनकरेज करना पड़ता है। तो मेरिट गुड्स के ऊपर गवर्नमेंट हमेशा इंसेंटिव देता है, और डीमेरिट गुड्स को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, उनके टैक्सेस को इंक्रीज करता जाता है। तो यहाँ पे क्या होने लगा, अब ए के एंट्री फी के ऊपर जीएसटी लग रही है। पहले कब लगती थी, प्लेटफॉर्म फी या फिर ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पे लगती थी। अब ए की जो विनिंग है, उस विनिंग के ऊपर 30% का टीडीएस काटा जाएगा। ठीक है, 30% का यहाँ पे भी टैक्स उसको अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो टैक्सेबल एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं, टैक्सेबल एक्शनेबल क्लेम्स सेंट्रल जीएसटी एक्ट में शेड्यूल 3 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, और इंडिया के अंदर टैक्सेबल एक्शनेबल क्लेम को जीएसटी एक्ट के अंदर गुड्स माना जाता है, कि जो जितने भी टैक्सेबल एक्शनेबल क्लेम्स हैं हम उनको गुड्स की तरह ट्रीट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपकी पूरी की पूरी न्यूज़ थी जो कि आपको याद रखनी है। थोड़ी सी इसके अंदर टेक्निकल चीज़ें, लेकिन आई होप आपको भी ये समझ में आई होंगी कि एक तरफ उसको जीएसटी देना है। पहले जीएसटी केवल गेम ऑफ चांस पे लगता था, केवल 18% लगता था, और 18% लगता था प्लेटफॉर्म फी के ऊपर या फिर ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू के ऊपर। अब क्या हो चुका है, चाहे आप गेम ऑफ चांस खेलो, चाहे आप गेम ऑफ स्किल खेलो, आपको टैक्स देना पड़ेगा 28% का जीएसटी। ठीक है, जीएसटी ऑफ एंट्री फी, प्लेटफॉर्म फी नहीं है, एंट्री फी। ठीक है, दूसरा 30% का आपको अलग से अपनी विनिंग के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, विनिंग के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये आपकी पूरी की पूरी न्यूज़ थी। अच्छा देखते हैं अब यहाँ से, अभी कुछ और भी चीज़ें मैं आपको जीएसटी एक्ट के बारे में बताऊंगा, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। देखिए, जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी, 50th मीटिंग। उस 50th मीटिंग के अंदर आपका ये वाला फैसला लिया गया है। इसके अंदर अब ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग को भी टैक्सेबल एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर दिया है। अब जो भी टैक्स रेट होगा वो टैक्स रेट लगाया जाएगा इनिशियल अमाउंट पे, जो कि एंट्री के टाइम पर पे किया जाता है, जिसको एंट्री फी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर चाहे आप स्किल की गेम खेलो, चाहे चांस की गेम खेलो, 30% का टीडीएस आपकी विनिंग्स के ऊपर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब जीएसटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। जीएसटी एक्ट क्या करता है, या फिर एक काम करते हैं, जीएसटी को थोड़ा सा डिटेल में ही कवर कर लेते हैं। ठीक है ना, इंडिया के अंदर बहुत सारे टैक्स लगते थे। ठीक है, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ तरह के टैक्स लगाता था, और कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते थे। ठीक है, अभी जो हम बात करें, हम सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, डायरेक्ट टैक्सेस की नहीं। तो ऐसे कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता था? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टैक्स लगाता था। जब भी कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती थी, उस सर्विस के ऊपर टैक्स लगाता था सेंट्रल गवर्नमेंट। इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगाता था, और जब भी इंटरस्टेट ट्रेड होता था, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाता था। गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको एक्साइज ड्यूटी या फिर एक्साइज टैक्स कहा जाता है। ठीक है, सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगता था उसका नाम है सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स। ठीक है, इंपोर्ट्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको कहा जाता है कस्टम्स। ठीक है, और इंटरस्टेट ट्रेड पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी उसका नाम था सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये जो सेंट्रल सेल्स टैक्स है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती थी, लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन लगाने के बाद जो भी पैसा इकट्ठा होता था वो पैसा किसको दे दिया जाता था? वो एक राज्य को दे दिया जाता था। किस राज्य को? जिस भी राज्य के अंदर गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही होती थी, उस प्रोड्यूसिंग स्टेट को ये जितना भी टैक्स कलेक्शन है वो टैक्स कलेक्शन उसके साथ शेयर कर दिया जाता था। ठीक है, ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स थे। अब इसी के अंदर एक और बना देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्साइज ड्यूटी जो है उसका नाम था मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, और इस मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स के अंदर कुछ चेंजेस किए गए और सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से ये एक्साइज टैक्स लगाया जाता था गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। ठीक है, सर्विसेज के ऊपर तो आपका सर्विस टैक्स ही लगता है। ठीक है, जो आपके इंपोर्ट्स होते हैं, इंपोर्ट्स के ऊपर आपकी कस्टम ड्यूटी ही लगती है, और इंटरस्टेट ट्रेड के ऊपर आपकी सेंट्रल सेल्स टैक्स ही लगता है। ठीक है, तो सेंटर इस तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाता था। ये मैं मोटे मोटे टैक्सेस की बात कर रहा हूँ। स्टेट्स की अगर बात की जाए तो स्टेट्स के अंदर कौन कौन से टैक्स लगते थे? पहला, स्टेट्स सर्विसेज को टैक्स नहीं कर सकते थे। स्टेट्स पहले सर्विसेज को टैक्स नहीं करते थे जीएसटी आने से पहले, पहली चीज आप याद रखेंगे। दूसरी चीज, स्टेट टैक्स लगाता था जो भी उसके यहाँ पे सेल्स होती थी उन सेल्स के ऊपर, तो स्टेट सेल्स के ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स लगाता था। ठीक है, दूसरा,
जब भी स्टेट्स के अंदर कोई भी सामान की एंट्री होती थी तो उसके ऊपर वो एंट्री टैक्स लगाता था, ठीक है, एंट्री टैक्स लगाता था। स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगाता था अल्कोहल के ऊपर, जब भी अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। और दूसरा ओपीएम के ऊपर, ओपीएम विच वॉज यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, मेडिसिनल पर्पसेस, ठीक है। फिर एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया आपका, लग्जरी टैक्स हो गया, वो भी आपके राज्य ही लगाते थे। तो अब एक बात देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर ढेर सारे इनडायरेक्ट टैक्स हो गए, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं सारे के सारे, ये भी आपके सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं। और इसमें जो राज्य होते थे, राज्यों को सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाने की कोई भी पावर नहीं थी। तो इंडिया के अंदर ये बोला गया कि ये जो टैक्स सिस्टम है इनडायरेक्ट टैक्स का, ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीपल टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया के अंदर टैक्स रेट के अंदर कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, यानी कि टैक्स के ऊपर दोबारा से टैक्स लगता रहता था, ठीक है, टैक्स के ऊपर बार बार ही टैक्स लगता रहता था, जिसको कैस्केडिंग टैक्स कहते थे, टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। तो इन सब चीजों की वजह से यह बोला गया कि इंडिया के अंदर वन नेशन वन टैक्सेशन होना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स की बात की जा रही है, यानी कि हमारे पूरे देश के अंदर सिर्फ एक ही टैक्स सिस्टम होना चाहिए जिसके बेसिस पर हम ये टैक्स लगाएं, और यहां से जन्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, जीएसटी का, ठीक है। तो जीएसटी का ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारे देश में मल्टीपल टैक्सेस को रिमूव कर दिया जाए, और जो मल्टीपल टैक्सेस की वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, वो कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाए और हमारा इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहते थे, उसके लिए जीएसटी आया। अब जब जीएसटी आया तो उसने ये जो इतने सारे हमने इनडायरेक्ट टैक्स देखे हैं, इन इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम कर लिया, यानी कि बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस हट गए और उनकी जगह अब हम सिंगल जीएसटी लगाते हैं। तो अब आपको एक चीज याद रखनी है कि ऐसे कौन कौन से टैक्सेस हैं जिनको जीएसटी ने सब्ज्यूम कर लिया है, ठीक है, जीएसटी ने सब्ज्यूम कर लिया है, यानी कि जीएसटी ने उन टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया है बेसिकली। तो देखिए, इंडिया के अंदर आपके गुड्स के ऊपर जो टैक्स लगता था वो अब जीएसटी के अंदर आ गया है। सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगता था वो भी जीएसटी के अंदर आ चुका है। इंपोर्ट्स के ऊपर जो टैक्स लगता है वो जीएसटी के अंदर नहीं आया, ये आपको याद रखना है। यानी कि इंडिया के अंदर कस्टम्स ड्यूटी अभी भी जीएसटी के अंदर नहीं है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इंटरस्टेट ट्रेड ये भी आपके जीएसटी के अंदर आ चुका है, ठीक है। ये लगभग सभी टैक्सेस जो हैं वो जीएसटी के अंदर आ चुके हैं, कस्टम ड्यूटी को आप भूल जाइए, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पहला फीचर जो आप याद रख सकते हैं कि जीएसटी ने इंडिया के ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम कर लिया है, एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट कस्टम्स ड्यूटी, यानी कि इंपोर्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी अभी भी लगाई जा रही है, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आती। इन कस्टम ड्यूटी के अंदर दो टर्म्स में अभी लिख रहा हूं, जिसको अभी हम लेक्चर में थोड़ा सा आगे देखेंगे। कस्टम ड्यूटी इज नॉट पार्ट ऑफ जीएसटी, ठीक है, लेकिन एडिशनल कस्टम ड्यूटी इज पार्ट ऑफ जीएसटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी या फिर स्पेशल कस्टम ड्यूटी इज पार्ट ऑफ जीएसटी, ठीक है। इन दोनों को भी हम आगे अपनी जो नेक्स्ट न्यूज है उसके अंदर कवर करेंगे। तो एडिशनल ड्यूटी एंड स्पेशल ड्यूटी या फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो है वो जीएसटी का हिस्सा है, लेकिन जो आपकी कस्टम ड्यूटी है वो जीएसटी का हिस्सा नहीं है, ये आपको याद रखना है। फिर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी जीएसटी नहीं लगता, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और एविएशन टरबाइन फ्यूल, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। इसके अलावा किसी भी तरह का फ्यूल होगा, चाहे सीएनजी हो, एलपीजी हो, सबके ऊपर आपको जीएसटी लगता हुआ दिखाई देगा। ये जितने भी आपके यहाँ पे फ्यूल लिखे हुए हैं इनके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा, तो इनके ऊपर कौन सा टैक्स लगता है, इनके ऊपर स्टेट्स वैल्यू एडेड टैक्स लगाती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स लगाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर अल्कोहल के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जीएसटी नहीं है अभी तक, ठीक है। टबैको इज पार्ट ऑफ जीएसटी, बट टबैको के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस भी लगते हैं। टबैको के ऊपर और कौन से एक्स्ट्रा टैक्स लगेंगे, टबैको के ऊपर आपका जो स्टेट्स हैं वो वैल्यू एडेड टैक्स भी लगाते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सैनवेट भी लगाते हैं, ठीक है। तो टबैको के ऊपर ये तीनों तरह के टैक्स लग रहे हैं, ठीक है। जीएसटी के अंदर आता है टबैको, बाकी जो है वो सारे के सारे जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब
ये हम देख चुके हैं कि किन किन तरह के टैक्सेस को सब्ज्यूम किया गया। जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। इस अमेंडमेंट एक्ट से बनाई गई जीएसटी काउंसिल। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके आई है जीएसटी, बिल्कुल। जीएसटी काउंसिल के साथ कौन सा आर्टिकल एसोसिएटेड है? जीएसटी काउंसिल को फॉर्म किया गया है अंडर आर्टिकल 279A। आर्टिकल 279A के अंदर जीएसटी काउंसिल बनाई गई है। अब जीएसटी काउंसिल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो आप याद रखेंगे। जीएसटी काउंसिल का ऑब्जेक्टिव क्या है? जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए सेंटर और स्टेट्स, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सेंटर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो स्टेट्स को पता होना चाहिए, स्टेट्स का पॉइंट ऑफ व्यू सेंटर को पता होना चाहिए। तो उसके लिए बनाई गई है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के अंदर सेंटर के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, स्टेट्स के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जीएसटी के अंदर किस चीज के ऊपर जीएसटी लगना है, किसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना है, जीएसटी का रेट क्या रहेगा, इस तरह के जितने भी जीएसटी की पॉलिसीज या फिर एक्ट से जुड़े हुए फैसले होते हैं, वो सारे के सारे फैसले आपके जीएसटी काउंसिल के द्वारा लगाए जाते हैं, विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एज पर आर्टिकल 279A। ठीक है, तो इसमें सेंटर के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्टेट्स के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इसके मेंबर्स कौन कौन होंगे जीएसटी काउंसिल के? जीएसटी काउंसिल का एक चेयरपर्सन होगा, और वो चेयरपर्सन कौन होता है? यूनियन का, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर। इसके अलावा यूनियन का एक और रिप्रेजेंटेटिव होता है यहाँ पे, वो होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो जूनियर मंत्री है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो भी इसके मेंबर होते हैं। इसके अलावा मेंबर्स होते हैं हर एक स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव। और स्टेट के कौन से रिप्रेजेंटेटिव होंगे? हर राज्य का कोई ना कोई मंत्री जीएसटी काउंसिल में जरूर होगा। तो कौन कौन से मंत्री जीएसटी काउंसिल के अंदर आ सकते हैं? हर स्टेट नॉमिनेट करेगी या तो अपने फाइनेंस मिनिस्टर को, जो कि जीएसटी का मेंबर बनेगा, या फिर कोई भी ऐसा मंत्री जो कि टैक्सेशन से जुड़ा हुआ है, या फिर एनी अदर मिनिस्टर। ठीक है, तो सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव क्या हो गए? फाइनेंस मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन फाइनेंस मिनिस्ट्री। और स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव हो गए या तो फाइनेंस से जुड़ा हुआ मंत्री, या फिर टैक्सेशन से जुड़ा मंत्री, या फिर एनी अदर मिनिस्टर। ठीक है, तो सेंटर और स्टेट्स, इनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बैठे होते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हु कॉन्स्टिट्यूट्स जीएसटी काउंसिल? प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट्स जीएसटी काउंसिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट्स जीएसटी काउंसिल एज पर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 279A। ठीक है, अब जीएसटी काउंसिल आपने देख लिया। एक और बॉडी है जिसका नाम है जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल। जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूं जिसको जीएसटी फाइल करनी पड़ती है। अब मान लीजिए मेरी जीएसटी फाइल करने में मुझे कोई ग्रीवांस हो गया, या फिर किसी तरह की डिस्प्यूट हो गई मेरी अथॉरिटीज के साथ। तो अगर मुझे कोई ग्रीवांस है तो मैं क्या करूंगा? मैं पहले टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जो टैक्स अथॉरिटी है, मैं उसके अंदर जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर है, मैं उसको अप्रोच करूंगा और उससे अपने ग्रीवांस को या डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मान लीजिए इस ऑफिसर के जो भी फैसला आया मैं उससे खुश नहीं हूं, तो मैं उस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता हूं जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर। जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल एक तरह की क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जिसके अंदर आपके जुडिशरी के भी मेंबर होंगे, प्लस में आपके टैक्स से जुड़े हुए एक्सपर्ट भी होंगे, ताकि आपके ग्रीवांसेस और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सके। ये होती है जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल। एक और क्वेश्चन जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल से आपसे पूछा जा सकता है, मान लीजिए कभी सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, तो उस डिस्प्यूट में जो पहली अपीलेट बॉडी होगी वो भी होगी आपकी जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, यानी कि सेंटर स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होगा तो वो सीधा जीएसटी एटी के पास जाएंगे। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि जो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल क्यों नहीं डिस्प्यूट रिजॉल्व करी? जीएसटी काउंसिल आपके जीएसटी एक्ट से जुड़े हुए जो चीजें होती हैं उनके ऊपर सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करती है। पर मान लीजिए कोई राज्य है, एक्स राज्य, ये एक्स राज्य कहता है कि मुझे सेंटर से जीएसटी के 100 रुपए आने थे, वो नहीं आए, तो उसके लिए उसको जीएसटी काउंसिल पर जाने की जरूरत नहीं है, वो जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाएगा और अपने ग्रीवांस को रिजॉल्व करा लेगा। ठीक है, सेंट्रल स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है तो डायरेक्टली जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाना होगा। अब इसके बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली ये डिसाइड किया गया है कि 50 जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल्स को ओपन किया जाएगा राज्यों के अंदर, ताकि जीएसटी से जुड़े जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको टाइम टू टाइम खत्म कर लिया जाए। ठीक
ठीक है, उसको ख़त्म करते रहें जीएसटी। और अभी जो जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल हैं वो राज्यों के जो हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के प्रेमाइसिस के अंदर ही बनाए गए हैं जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अभी तक हमने क्या देखा है, हमने जीएसटी के अंदर देखा आपके टैक्सेबल एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं, गेम ऑफ चांस क्या होती है, गेम ऑफ स्किल क्या होती है। जो आपकी रीसेंट 50th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उस 50th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर ये वाला फैसला लिया गया था कि चाहे गेम ऑफ चांस हो चाहे गेम ऑफ स्किल हो, उसकी एंट्री फी के ऊपर 28% का जीएसटी लगेगा, प्लस विनिंग्स के ऊपर 30% का टीडीएस लगेगा। और ऑनलाइन गेमिंग एज वेल एज हॉर्स रेसिंग बोथ आर कंसिडर्ड नाउ एज टैक्सेबल एक्शनेबल क्लेम्स अंडर जीएसटी एक्ट। जो टैक्सेबल एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं दीज आर कंसिडर्ड एज गुड्स अंडर सेंट्रल जीएसटी एक्ट। ठीक है, शेड्यूल 3 के अंदर ये आपके मेंशन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल होता है। अब इसके साथ साथ जो आपकी ये 50th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, इसके अंदर कुछ और भी फैसले लिए गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसले। यूपीएससी ने कई बारी इस तरह के डिसीजंस पूछे। इसके अंदर पहला फैसला जो आप याद रखेंगे, ज़्यादा नहीं है, घबराने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा बस। खाने से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर पहले 18% का टैक्स लगता था, अब वो टैक्स 5% का कर दिया गया है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पे टैक्स अब 5% का लगेगा? पहला, अनकुक्ड और अनफ्राइड स्नैक पैलेट्स एंड फिश सॉल्यूबल पेस्ट। मुंह जुबानी इनको रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए। अनकुक्ड, अनफ्राइड स्नैक पैलेट्स एंड फिश सॉल्यूबल पेस्ट। दूसरी चीज कौन सी है? फूड एंड बेवरेजेस इनसाइड हॉल्स। जब आप मूवी देखने जाते हैं, वहां पे अगर आप कुछ भी खाने या पीने की चीज खरीदते हैं, उस पर पहले 18% का जीएसटी होता था, अब केवल 5% का लगेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर पहले 12% का जीएसटी लगता था, अब केवल 5% का जीएसटी लगेगा। वो चीज क्या है? इमिटेशन, जरी थ्रेड। जो जरी के धागे होते हैं या फिर यान होता है, उसके ऊपर जीएसटी को अब केवल 5% कर दिया गया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, जिनके ऊपर अब जीएसटी नहीं लगेगी। वो चीजें क्या है? कैंसर रिलेटेड ड्रग्स, कैंसर से जुड़े हुए ड्रग्स। दूसरा, मेडिसिन फॉर रेयर डिजीजेस। ठीक है, और तीसरा, प्रोडक्ट्स फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस। इनके ऊपर अब जीएसटी नहीं लगेगा। बहुत ही अच्छे स्टेप है ये सारे के सारे। खाने की चीज़ों के ऊपर कम कर दिया, फिर आपके जरी थ्रेड और यान के ऊपर कम कर दिया, और फिर दवाइयों के ऊपर जीएसटी को कम कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप याद रखेंगे कि ये जो चीज़ें, इनके ऊपर अब जीएसटी नहीं लगाया जा रहा। चांसेस इसी का ही है कि दवाई से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम आ जाते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, जो आपकी PT 365 है, या फिर जो हमारे भी नोट्स हैं, क्योंकि हमने PT 365 फॉलो किया, उसके अंदर ये लिस्ट नहीं दी हुई। तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस लिस्ट को यहाँ पे लिख लीजिएगा साइड में कहीं पे भी। ठीक है, लिस्ट को लिख लीजिए। बाकी सब कुछ हमने यहाँ पे कवर कर रखा है। जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या होता है? ठीक है, जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या है? सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जीएसटी अपीलेट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये सेकंड अपील का फोरम होता है जब भी जीएसटी लॉ से जुड़ा हुआ कोई डिस्प्यूट होता है। ठीक है, सेकंड अपील, यानी कि आप और मेरे जैसे लोगों को अगर कोई दिक्कत हो गई तो पहले टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर के पास जाओ और उसके बाद जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास। लेकिन अगर कभी सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का ये पहला फोरम होता है। यानी कि सेंटर स्टेट का डिस्प्यूट सीधा जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाता है, टैक्स अथॉरिटी के पास नहीं जाएगा। ठीक है, जीएसटी काउंसिल आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 279A के अंदर बनाई जाती है। प्रेसिडेंट इसको एस्टेब्लिश करता है। ये जॉइंट फोरम है जहां पे सेंटर और स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। चेयरपर्सन होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जीएसटी काउंसिल की। चेयरपर्सन आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू, ये जो छोटे मंत्री होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक तरह से छोटे मंत्री बोला जाता है आपके सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अंदर इनको, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी इसके मेंबर हैं। इसके अलावा हर एक स्टेट नॉमिनेट करेगा
अपने किसी मंत्री को यहाँ पे, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको अभी नहीं बताई वो देख लीजिए। जीएसटी काउंसिल के अंदर सेंटर और स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव आपस में बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि जीएसटी एक्ट के अंदर अब क्या क्या चेंजेस किए जाने चाहिए। बेसिकली किन चीज़ों के ऊपर जीएसटी लगनी है, किन के ऊपर नहीं लगनी, क्या परसेंटेज रहेगी जीएसटी लगाने की, किस चीज़ के ऊपर इंक्रीज करना है, किसके ऊपर डिक्रीज करना है, ये फैसले जीएसटी काउंसिल में लिए जाते हैं। इसके अलावा और भी कोई फैसले जो कि सेंटर और स्टेट से पर्टेन करते हैं वो आपके जीएसटी काउंसिल में लिए जाते हैं। तो जीएसटी काउंसिल में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो 75% मेजॉरिटी के बेसिस पर लिए जाते हैं, यानी कि 75% लोग जिस डायरेक्शन में वोट डालेंगे उस डायरेक्शन में फैसला लिया जाएगा। यानी कि डिसीजन मेकिंग के लिए 3/4 मेजॉरिटी चाहिए होती है, 3/4 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। जीएसटी काउंसिल के अंदर सेंटर और स्टेट्स की वोट्स को वेट्स दिए गए हैं, ऐसे वेट दिए गए हैं कि सेंटर के सारे रिप्रेजेंटेटिव अगर वोट डालेंगे तो उनकी वोट की वेटेज 33% रहेगी और स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव अगर वोट डालेंगे तो उनकी रिप्रेजेंटेशन 66% रहेगी। यानी कि देखो, फैसला लेने के लिए 75% की मेजॉरिटी चाहिए। अगर सभी के सभी स्टेट किसी एक डायरेक्शन में वोट डालें तो भी उनकी वेटेज केवल 66% रहेगी, सेंटर की वेटेज 33% है। यानी कि सेंटर की मर्जी के बिना जीएसटी काउंसिल में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो इसकी वजह से कई बार ये आर्टिकल्स आ जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद ये जो मैंने आपको लिस्ट दी है, ये लिस्ट आप याद रखेंगे जीएसटी में क्या क्या सब्ज्यूम कर लिया गया है। जीएसटी 50th जीएसटी काउंसिल में ये जो फैसले लिए गए इनको भी आप लिख लेंगे, ठीक है। अब जो अगली न्यूज हम कर रहे हैं ये भी आपके नोट्स के अंदर नहीं है, तो प्लीज उसको आप लिख लीजिएगा। ज्यादा बड़ी न्यूज नहीं है, छोटी सी न्यूज है। अभी कुछ समय पहले यूएस और यूरोपियन सेंट्रल बैंक, या फिर यूरोपियन कंट्रीज कह लीजिए, ठीक है, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज ने इंडिया के 4 प्रोडक्ट्स के ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई थी, ठीक है। तो पहले ये 4 प्रोडक्ट देखते हैं, कौन से 4 प्रोडक्ट थे। यूएस ने 3 प्रोडक्ट्स के ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई थी। 3 प्रोडक्ट्स थे। एक था आपका पेपर फाइल फोल्डर, दूसरा था आपका कॉमन एलॉय एल्यूमिनियम शीट, तीसरा प्रोडक्ट था फोर्ज्ड स्टील फ्लूइड एंड ब्लॉक्स, ठीक है। और आपके यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने या फिर यूरोपियन कमीशन ने एक प्रोडक्ट के ऊपर लगाई थी, वो थी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड सिस्टम, ठीक है। बहुत कम चांस है कि आपसे ये पूछेंगे कि किन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाई थी, ठीक है। क्वेश्चन कहां पे आएगा? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसी काउंटर वेलिंग ड्यूटी से जुड़ा हुआ इंडिया की एक स्कीम है, रोड टैप स्कीम, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले देखते हैं कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है। देखो मान लीजिए कोई एक देश है, ए देश अपने देश के अंदर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कुछ सब्सिडी दे रहा है। सब्सिडी देने की वजह से इस देश के जो भी प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स सामान को एक चीपर रेट पे बना पा रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडी दे दी, सब्सिडी की वजह से उनका सामान अब सस्ते दामों पे बनना चालू हो गया, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्ट सस्ता है तो वो कॉम्पिटिटिव हो गया। कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि अगर कोई और मैन्युफैक्चरर, मान लीजिए बी देश का मैन्युफैक्चरर सेम सामान बना रहा होगा तो उसको तो सब्सिडी नहीं मिल रही, उसका सामान थोड़ा सा कॉस्टली बन रहा होगा। अब 2 चीजें हैं, एक सेम प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट सस्ता बन रहा है और एक प्रोडक्ट कॉस्टली बन रहा है, तो किसका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा? सेम प्रोडक्ट है तो जो सस्ता है वही ज्यादा बिकेगा। तो अगर कोई देश इस तरह से सब्सिडी दे रहा होता है जिसकी वजह से उसका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव हो जाता है, सस्ता हो जाता है, अब ये देश अगर अपने सामान को दूसरे देश में बेचना चालू कर दे, एक्सपोर्ट करना चालू कर दे, तो दूसरे देश के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को तो कोई सब्सिडी नहीं मिल रही, तो ये अपने प्रोडक्ट को कॉस्टली ही बना पा रहा है। कॉस्टली बनाने की वजह से इसका प्रोडक्ट मार्केट में कोई नहीं खरीद रहा और बाहर से लोग सामान मंगा के खरीद रहे हैं क्योंकि उनको ये वाला प्रोडक्ट सस्ता पड़ रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पर क्या होता है, ये जो बी देश अगर चाहे तो एक एक्स्ट्रा ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी यहां पे लगा सकता है और उस स्पेशल ड्यूटी का नाम होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ठीक है।
एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ए ने कोई प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट नॉर्मली 100 रुपए का बनता है, लेकिन ए ने 10 रुपए की सब्सिडी दे दी अपने मैन्युफैक्चरर को, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्ट 90 रुपए का बनने लग गया। तो ये 90 रुपए का प्रोडक्ट बना रहे हैं और बी देश के मैन्युफैक्चरर बिना सब्सिडी के उस प्रोडक्ट को 100 रुपए का बना पा रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये वाला देश अपने सामान को बी देश के अंदर एक्सपोर्ट करता रहेगा तो बी देश के अंदर अब दो सामान है, एक सामान जो ए देश से आ रहा है 90 रुपए का मिल रहा है, और सेम सामान जो बी देश के मैन्युफैक्चरर 100 रुपए का बना रहे हैं। तो लोग इस सामान को खरीदते रहेंगे। तो बी देश क्या करता है, बी देश कहता है कि जब भी ये वाला प्रोडक्ट हमारे देश में आएगा तो इस प्रोडक्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा ड्यूटी लगेगी जिसको काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहा जाता है, और ये ड्यूटी 10 रुपए की होगी। तो बाहर से जब ये 90 रुपए का सामान आया, इसके ऊपर ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी लगाई जाएगी जो कि 10 रुपए की है, और ये प्रोडक्ट 100 रुपए का हो गया, ये प्रोडक्ट भी 100 रुपए का है। तो अब ये वाला मैन्युफैक्चरर इसके साथ आराम से कंपीट कर पाएगा, आराम से कंपीट कर पाएगा। तो अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। किस केस में लगाई जाती है, जब कोई देश अपने देश के अंदर लोगों को सब्सिडी दे रहा है, सब्सिडी की वजह से वो देश के मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को सस्ते दाम में बना पा रहे हैं, तब ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो अभी इंडिया के ये जो 4 प्रोडक्ट अभी हमने देखे, इन 4 प्रोडक्ट को लेकर यूएस ने कहा कि आप अपने देश के अंदर सब्सिडी दे रहे हो, जिसकी वजह से आपके मैन्युफैक्चरर इन प्रोडक्ट्स को सस्ते दाम पे बना पा रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि आपके प्रोडक्ट की वजह से हमारी मार्केट में जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उन मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हो, इसीलिए अगर आपका प्रोडक्ट हमारे मार्केट में आएगा तो उसके ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाएगी। ठीक है, उसके ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाएगी। तो ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी किस तरह से काम करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के साथ कंप्लायंट है? क्या WTO अलाउ करता है देशों को इस तरह की काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाने के लिए? तो बिल्कुल वो अलाउ करता है। ठीक है, WTO का एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का नाम है एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज, एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स। ठीक है, शॉर्ट में इसको कह देते हैं WTO's एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग, SCM। ठीक है, तो इसके अंदर ये काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाई जा सकती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाने के लिए WTO ने क्लियरली बोला है कि आप पहले इन्वेस्टिगेट करोगे, इन्वेस्टिगेट करने के बाद आप कुछ क्राइटेरिया हैं, उन क्राइटेरिया को आपको सेटिस्फाई करना है। अगर आप उन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हो तो उसके बाद काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है। ठीक है, तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है वो हम समझ चुके हैं। WTO के किस एग्रीमेंट के अंदर ये लगाई जाती है वो भी हम देख चुके हैं। लगाता कौन है? WTO नहीं लगाता, ये कोई ना कोई देश ही लगाएगा। जैसे यहाँ पे US ने और आपके यूरोपियन कमीशन ने लगाई है इंडिया के ऊपर, इंडिया के 4 प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, अब सवाल आता है कि रोड टैप क्या होता है? रोड टैप देखो, इंडिया के अंदर जब हम GST की बात करते हैं तो जो इंपोर्ट्स है इंडिया के अंदर, जब भी कोई सामान इंपोर्ट किया जाता है तो इसके ऊपर इंटीग्रेटेड GST लगाया जाता है। ठीक है, अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए, एक्सपोर्ट की बात की जाए तो इंडिया में एक्सपोर्ट्स के ऊपर GST लगता है, लेकिन कितना लगता है? 0। तो एक्सपोर्ट्स को कहा जाता है कि एक्सपोर्ट्स आर 0 रेटेड प्रोडक्ट्स। यानी कि अगर इंडिया का मैन्युफैक्चरर, इंडिया का कोई मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरर कोई सामान, कोई प्रोडक्ट बना रहा है और ये प्रोडक्ट उसको आगे एक्सपोर्ट करना है, तो जब ये प्रोडक्ट बना रहा होता है, इस प्रोडक्ट के बनाने में इसके ऊपर कई सारे टैक्सेस लग जाते हैं, ढेर सारे इनडायरेक्ट टैक्स लग जाते हैं। ठीक है, ये जितने भी टैक्स इनके ऊपर लगते हैं वो सारे के सारे टैक्स इस मैन्युफैक्चरर को वापस कर दिए जाते हैं, ऑफसेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये जो मैन्युफैक्चरर है, इस मैन्युफैक्चरर ने कोई सामान बनाया, सामान बनाने की उसकी कॉस्ट 100 रुपए की आई और उसको इधर उधर ढेर सारे टैक्स देने पड़े थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस देने पड़े थे और उनकी कॉस्ट मान लेते 10 रुपए की उनकी कॉस्ट थी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ये जो 10 रुपए, इन 10 रुपयों को खत्म कर देगी, ऑफसेट कर देगी, ताकि जो ये मैन्युफैक्चरर है इसका प्रोडक्ट 100 रुपए का ही रहे और जब ये प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करे तो इसका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव रहे मार्केट के अंदर। ये आपकी रोड टैप स्कीम है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, एक्सपोर्ट के लिए अगर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो पहले तो इसके ऊपर टैक्स लेते ही नहीं है, लेकिन इंडिया में ढेर सारे छोटे मोटे टैक्स होते हैं, तो ढेर सारे हिडन टैक्सेस होते हैं, हिडन टैक्सेस होते हैं एंड ड्यूटीज होती हैं जो कि इनके ऊपर लग जाती है। गवर्नमेंट कहता है कि अगर कोई हिडन टैक्स और ड्यूटी भी आपके ऊपर लगी है तो हम उसको भी ऑफसेट करेंगे, हम उसको भी ऑफसेट कर देंगे। ठीक है,
तो रोड टैक्स स्कीम के अंदर ये जो हम ड्यूटीज को ऑफसेट कर रहे हैं, यूएस यूरोपियन कमीशन या फिर यूरोपियन कंट्रीज को ये चीज सही से समझ में नहीं आई। उन्हें लगा कि हम टैक्सेस को ऑफसेट नहीं कर रहे, हम अपने मैन्युफैक्चरर को सब्सिडीज दे रहे हैं, इसीलिए उन्होंने काउंटर वेलिंग मेजर्स लेने चालू कर दिए, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगानी चालू कर दी, और इसी वजह से ये सारी की सारी चीज जो है वो न्यूज के अंदर थी बहुत ज्यादा। ठीक है, अब जो ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है इसी को स्पेशल एक्साइज टैक्स भी, सॉरी एक्साइज नहीं, स्पेशल कस्टम टैक्स भी कहा जाता है, स्पेशल कस्टम टैक्स। ठीक है, अच्छा एक और चीज, इंडिया के अंदर जो इंपोर्ट्स हैं इनके ऊपर ये जीएसटी के दायरे के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, इंपोर्ट जीएसटी से बाहर है, इंपोर्ट्स के ऊपर अभी भी आपकी कस्टम ड्यूटी ही लगती है जो कि इंटीग्रेटेड जीएसटी के बराबर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब हमने काउंटर वेलिंग ड्यूटी देख ली, एक और ड्यूटी इसके अंदर देख लेते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी जिसको एडीडी कहा जाता है या फिर एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी भी कहा जाता है। ठीक है, जो सीवीडी है वो स्पेशल है और जो आपकी एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो आपकी एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी के नाम से जानी जाती है। अब एंटी डंपिंग के अंदर क्या हो रहा है, मान लीजिए एक देश है, ठीक है, ये दूसरा देश है बी। ठीक है, ए को नाम दे देते हैं हम सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए चाइना, और बी को कह देते हैं इंडिया। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जो कि ए देश बना रहा है, ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की फेयर मार्केट वैल्यू है 100 रुपए, लेकिन चाइना की ये जो कंपनी है, ये कंपनी चाहती है कि मैं अपने इस प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर इतना एक्सपोर्ट करूं कि इंडिया के अंदर जितने भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हमारे प्रोडक्ट के साथ कंपीट ही ना कर पाए और धीरे धीरे वो इस प्रोडक्ट को बनाना बंद कर दें। तो एक ऐसा सिचुएशन आएगी जब बी के अंदर कोई भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर इस प्रोडक्ट को नहीं बना रहा होगा और बी देश के अंदर जब भी ये प्रोडक्ट चाहिए होगा तो उन्हें हमसे ही ये प्रोडक्ट मांगना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए चाइना क्या करता है, चाइना कई बारी क्या करता है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपए थी, चाइना कहता है कि मैं इस प्रोडक्ट को बड़ा ही सस्ते दामों में इंडिया के अंदर फेंकता जाऊंगा, और इसने 50 रुपए में ये प्रोडक्ट इंडिया में डंप करना चालू कर दिया। ठीक है, यानी कि जो उसकी फेयर वैल्यू है उस फेयर वैल्यू से भी कम दाम पे उसने इंडिया के अंदर इसको डंप करना चालू कर दिया। तो इंडिया के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं वो चाइना के 50 रुपए के इस प्रोडक्ट के साथ कंपीट कर ही नहीं पाएंगे, उससे वो टक्कर ले ही नहीं पाएंगे, और धीरे धीरे ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर वो प्रोडक्ट बनाना बंद कर देंगे क्योंकि मार्केट के अंदर उनका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा। यहां पे चाइना कोई सब्सिडी नहीं दे रहा, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी नहीं दी, बस चाइना की जो कंपनी थी उसने कहा कि मैं अपने प्रोडक्ट को डंप करता जाऊंगा इंडिया के अंदर। एक समय आएगा जब इंडिया के अंदर कोई भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर मुझसे कंपीट नहीं कर पाएगा और वो इस प्रोडक्ट को बनाएगा ही नहीं। अब इंडिया में जब भी ये प्रोडक्ट चाहिए होगा तो उसको मुझसे ही खरीदना पड़ेगा और फ्यूचर में मैं इसका दाम 200 रुपए रख दूंगा। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है कि उसने फेयर मार्केट से भी सस्ते दामों में इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट को डंप करना चालू कर दिया। 2010 के आसपास का अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो उस टाइम पीरियड पर चाइना से ढेर सारा स्टील इंडिया के अंदर डंप किया जा रहा था, अपनी फेयर मार्केट वैल्यू से भी बहुत ही सस्ते दाम पे इंडिया के अंदर उसको फेंका जा रहा था, जिसकी वजह से इंडिया के ढेर सारे स्टील मैन्युफैक्चरर्स बैंकरप्ट हो गए थे। ठीक है, बैंकरप्ट हो गए थे, आज तक वो ये जो बोझ था इस बोझ से बाहर नहीं निकल पाए। तो जब कोई देश इस तरह से अपने प्रोडक्ट को फेयर मार्केट वैल्यू से भी सस्ते दाम पर इंडिया में डंप करता है तो इंडिया क्या करता है, इंडिया या कोई भी देश इसके ऊपर एक एडिशनल ड्यूटी लगा देता है। इस ड्यूटी का नाम होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो मान लीजिए चाइना कोई एक प्रोडक्ट है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपए होनी चाहिए, चाइना 50 रुपए में उस प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर डंप करता जा रहा है, तो इंडिया क्या करेगा, इसके ऊपर कहेगा कि जैसे ये प्रोडक्ट इंडिया में आएगा चाइना से, इसके ऊपर 50 रुपए की एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगेगी और ये जो प्रोडक्ट है ये मार्केट में दोबारा से 100 रुपए का बिकना चालू हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट और इंडिया के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं दोनों ही 100 रुपए के हो गए। ठीक है, तू 50 का भेजता रहा लेकिन तेरे ऊपर हमने एक और टैक्स लगा दिया, तो अब तेरा प्रोडक्ट भी 100 का, मेरा प्रोडक्ट भी 100 का, अब इनको कंपीट करने दो आपस में। इसको कहा जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एक बारी फिर से दोनों ड्यूटी को मैं साइड बाय साइड डिफरेंस बता देता हूं। स्पेशल कस्टम ड्यूटी, ठीक है, स्पेशल कस्टम ड्यूटी के अंदर क्या हो रहा है, कोई गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है और इस सब्सिडी की वजह से प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव हो रहा है, जिसकी वजह से
जब ये प्रोडक्ट दूसरी मार्केट में जाएगा तो दूसरे देश के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर सफ़र करते हैं, तो अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। एडिशनल डंपिंग ड्यूटी के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी देश का कोई मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को फेयर मार्केट वैल्यू से भी सस्ते दामों पे बेच रहा है और इसको दूसरे देशों के अंदर डंप करता जा रहा है, सस्ते दामों में बस फेंकता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर सफ़र करते हैं। ठीक है, जब ये वाली चीज़ हो रही है तो हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। जब सब्सिडी की वजह से ये काम हो रहा है तो उसको वहाँ पे हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाते हैं। ठीक है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाते हैं। WTO कंप्लायंट है दोनों ही चीज़ें। अच्छा, अब एक और सवाल, कुछ और टेक्निकल चीज़ें जो आपसे पूछी जा सकती हैं। अब इंडिया के अंदर चाहे काउंटर वेलिंग ड्यूटी हो चाहे आपकी एंटी डंपिंग ड्यूटी हो, इन दोनों ड्यूटी को कौन एडमिनिस्टर करता है, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। ये आपके एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई चीज़ें। एक्सपोर्ट का मतलब है कॉमर्स यानी कि ट्रेड। तो इंडिया के अंदर एक मंत्रालय बना हुआ है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट बना है जिसका नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। ठीक है, ये जो DGTR है, DGTR ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के अंदर ट्रेड रेमेडियल मेजर्स लेने के लिए। तो इंडिया के अंदर ट्रेड रेमेडियल मेजर्स लेने की जो जिम्मेदारी है वो DGTR को दी गई है, DGTR। ठीक है, जब DGTR को कंस्टिट्यूट किया गया था 1997 में DGTR बनाया गया था, तब इसका नाम था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड एलाइड ड्यूटीज, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके DGTR कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। DGTR एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, क्वासी जुडिशियल बॉडी क्यों बनाया गया, क्योंकि DGTR काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी लगाता है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाने से पहले उसको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा काम जो है ये आपकी DGTR ही करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, ये जो DGTR है, DGTR सिर्फ रिकमेंड करता है कि हमें, ये सिर्फ रिकमेंड करेगा कि हमें काउंटर वेलिंग ड्यूटी या फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, और DGTR काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, लेकिन फाइनल डिसीजन कौन लेता है कि CVD और ADD लगानी है या नहीं, फाइनल कॉल होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लास्ट में अनाउंस करता है कि हम CVD या फिर ADD लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये मिस हो रखी थी, तो इसीलिए आप इसको कहीं पे थोड़ा सा लिख के रख लेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए नोट्स के ऊपर आते हैं वापस अब हम। ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो टॉपिक को पढ़ते हुए मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बताई है। चलिए, हम क्या कर रहे थे, हाँ ठीक है, रोटअप हो गया। अच्छा, ये वाली जो न्यूज़ है ये पूरी तरह से आपकी मेंस की न्यूज़ है। न्यूज़ क्या कहती है, न्यूज़ कहती है कि इंडिया के अंदर जो टैक्स बेस है, टैक्स बेस वाइड होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, यानी कि अब ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि इंडिया के अंदर टैक्स के दायरे के अंदर आते हैं, विच इज़ अ गुड न्यूज़, क्योंकि गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो टैक्स है। तो जितना ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिलेगा उतना गवर्नमेंट के लिए अच्छा माना जाता है। तो उसके लिए कुछ ये मेजर्स दिए गए हैं कि लोगों के जो बैंक खाते थे, बैंक खातों को पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ मैप कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर किसी के भी बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आते हैं तो पैन कार्ड के अंदर पता चलता रहता है कि किसके खाते में कितने पैसे आए और उसके ऊपर निगरानी रखी जा सकती है। ठीक है, दूसरा, जो आपके TDS कोड्स हैं उनको थोड़ा सा चेंज किया था, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग इंक्रीज हो गई है। कुछ नए डाटा सोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया गया था जिससे डेटा अब अच्छे से कलेक्ट हो रहा है और लोग ज़्यादा टैक्स के दायरे के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब इससे कुछ मैं आपको फैक्टर्स यहाँ पे याद करा देता हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो कंपैरिजन किया गया अभी डेटा के अंदर वो किया गया 2019-20 से लेके 2021-22। ठीक है, 2019-20 के अंदर क्या सिचुएशन थी और अब इसके मुकाबले 21-22 में क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहली चीज आप याद रखेंगे, टैक्स फाइलिंग। टैक्स फाइलिंग, अगर हम टैक्स फाइल करने की बात करें कि कितने लोग हैं जो टैक्स भरते हैं, उसके अंदर 5.6% का इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, अच्छा नंबर है, 5.6% का इंक्रीज हो गया। अगर हम टैक्स पेयर्स की बात करें,
जितने लोग टैक्स फाइल कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो टैक्स पे कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग टैक्स फाइल करते हैं और उनकी टैक्स लाइबिलिटी 0 रुपये आ जाती है, ठीक है। तो अगर इंडिया के अंदर सारे के सारे टैक्स पेयर्स की बात की जाए तो पहले इंडिया के अंदर 5.8 करोड़ टैक्स पेयर्स थे। नाउ इंडिया के अंदर 6.75 करोड़ टैक्स पेयर हो चुके हैं, और इन टैक्स पेयर में जो जीरो टैक्स पे कर रहे हैं वो पहले 40% होते थे, अब वो 66% हो चुके हैं, ठीक है। तो जीरो टैक्स पेयर्स इंक्रीज हो गए हैं, एटलीस्ट हमारी फाइलिंग इंक्रीज हो रही है, विच इज अ गुड पॉजिटिव साइन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप यहां पे याद रखेंगे कि अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन में टॉप 1% इनकम अर्नर्स की बात करें, टॉप 1% इनकम अर्नर्स की बात करें, ठीक है, तो ये इनका जो टैक्स के अंदर कंट्रीब्यूशन होता था, इंडिया के अंदर टैक्स में जो कंट्रीब्यूशन होता था, इट हैज डिक्लाइंड, वो डिक्लाइन हो चुका है। बेसिकली ये मान लीजिए कि पहले मान लीजिए ये इंडिया की पॉपुलेशन है, इस इंडिया की पॉपुलेशन में ये टॉप 1% अर्नर्स हैं, ठीक है। इनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो टैक्स है वो यहाँ से आ जाता था। मिडिल क्लास जो है वो उतना ज़्यादा टैक्स नहीं भरते थे, तो एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल टैक्स इनकी परसेंटेज पहले ज़्यादा होती थी, अब वो परसेंटेज थोड़ी कम हो गई। इसका मतलब ये है कि जो बॉटम वो हैं टैक्स पेयर्स, ये ज़्यादा टैक्स पे करना चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि टॉप 1% इनकम अर्नर जो है उनका टैक्स कंट्रीब्यूशन अब डिक्लाइन हुआ है, ये आपको याद रखना है। एक और चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि इंडिया की टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितनी चल रही है, ये आप याद रख सकते हैं। इंडिया की टैक्स टू जीडीपी रेशियो समवेयर अराउंड 11% के आसपास रहती है। इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि 11.7% होने वाली है, ठीक है, 11%। टैक्स टू जीडीपी रेशियो, एक और स्टेटमेंट पूछी जा सकती है दैट इंडिया इज सीइंग स्टेडी इंक्रीज, इंडिया इज सीइंग स्टेडी इंक्रीज इन इट्स टैक्स टू जीडीपी रेशियो। ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। लगभग हर साल हमें टैक्स टू जीडीपी रेशियो में 11% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है, 11% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट जो आपके इस साल बजट में आई थी, पहला तो ये, अगर डायरेक्ट टैक्स की बात की जाए तो इंडिया के अंदर लास्ट 10 ईयर्स के अंदर, इन द लास्ट 10 ईयर्स डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हैज ट्रेबल्ड, 3 गुना हो चुकी है। आज से 10 साल पहले जो डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन होती थी उससे 3 गुना ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो रहा है डायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात की जाए, इनडायरेक्ट टैक्स की बात की जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स आपके डबल हो चुके हैं, डबल हो चुके हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स भी क्यों, जीएसटी की बात कर लेते हैं। जो जीएसटी कलेक्शन है वो डबल हो चुका है, और आज की डेट में अगर हम एवरेज देखें कि हर महीने एवरेज मंथली कलेक्शन कितना होता है जीएसटी का, तो एवरेज मंथली कलेक्शन होता है आपका 1.66 लाख करोड़ रुपीस, 1.66 लाख करोड़ रुपीस होता है, ठीक है। टैक्स बॉयंसी, जिसको मैं आपको पहली, जो हमारा पहला टॉपिक था उस पहले टॉपिक के अंदर मैंने आपको टैक्स बॉयंसी बताया था। इंडिया की जो टैक्स बॉयंसी है वो 1.22 चल रही है आफ्टर जीएसटी, पोस्ट जीएसटी। जीएसटी से पहले इंडिया की टैक्स बॉयंसी कितनी होती थी, 0.72%, ठीक है। अच्छा, पहले ही टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि अगर टैक्स बॉयंसी मोर देन 1 है तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब यह है कि इंडिया की ग्रोथ में अगर 1% का चेंज आ रहा है तो टैक्स कलेक्शन के अंदर मोर देन 1% का चेंज देखने को मिल रहा है। यानी कि हमारा देश जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है उससे ज्यादा तेजी से हमारा टैक्स कलेक्शन ग्रो कर रहा है। तो जीएसटी आने के बाद ये बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है, 1.22 आपकी पोस्ट जीएसटी टैक्स बॉयंसी देखने को मिलती है, ठीक है। जीएसटी कलेक्शन, मंथली जीएसटी कलेक्शन 1.66 लाख करोड़ चल रहा है। जीएसटी कलेक्शन हैज डबल्ड सिंस 2017, ठीक है, एंड डायरेक्ट टैक्स इन द लास्ट 10 ईयर्स हैज मोर देन ट्रेबल्ड, ठीक है, 3 गुना ज्यादा हो चुका है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है, बाकी चीजें यहां से देख लेते हैं। देखिए, टैक्स टू जीडीपी रेशियो 11.1% है, एंड दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी समवेयर अराउंड 11.7%, ठीक है। जिसमें अगर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 6% है और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 5.1% है। तो एक और स्टेटमेंट, इंडिया के अंदर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इज लेस देन इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, गलत स्टेटमेंट है। इंडिया की डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अब ज्यादा होती है इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से। इसका भी कुछ डेटा मैं आपको देता हूं, सिर्फ क्यूरियोसिटी पर्पस के लिए दे रहा हूं, यूपीएससी के पूछने के चांस थोड़े से कम है। अगर इंडिया के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात की जाए तो 54.62% आपका इस साल का कलेक्शन है। इससे पहले 52.27% था, उससे पहले 46.84% था, उससे पहले 52.42% था। तो समवेयर आपको इस तरह से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन देखने को मिलेगा, 54.83। ट्रेंड की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे डिक्लाइन है,
यहाँ पे डिक्लाइन है, फिर इंक्रीज है, फिर इंक्रीज है। तो कोई ऐसा ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। बस आप ये याद रख सकते हैं कि पिछले 2 सालों से हमारी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कॉन्सिक्यूटिवली ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। ठीक है, मोर देन 50% आपको कॉन्सिक्यूटिवली देखने को मिल रही है। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न्स की अगर फाइलिंग की बात की जाए तो 5.3% कर रही है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो 5.62% है, सॉरी 5.97% है, 5.62 आपके 2013-14 में थी। ठीक है, अगर डायरेक्ट टैक्स बायोंसी की बात की जाए, देखिए टोटल टैक्स बायोंसी की बात की जाए, टैक्स बायोंसी के अंदर आपकी डायरेक्ट टैक्स प्लस में इनडायरेक्ट टैक्स दोनों चीजें शामिल होती हैं, वो आपका 1.22 है। ठीक है, और अगर डायरेक्ट टैक्स बायोंसी की बात की जाए तो वो 2.52 है, विच इज द हाईएस्ट इन द लास्ट 15 ईयर्स। ये स्टेटमेंट आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है, तो आप ये याद रखेंगे। अब इंडिया के अंदर टैक्स बेस लो क्यों था? इंडिया के अंदर टैक्स बेस लो होने का सबसे बड़ा कारण यह कि इंडिया में ज्यादातर जो इकोनॉमी है वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काम कर रही है। इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादातर कैश में डीलिंग होती है। जब कैश में डीलिंग होती है तो इनका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता। कई लोग कैश को बैंक में जमा ही नहीं कराते। अब अकाउंट में अगर पैसा जमा ही नहीं हो रहा तो उसको सही से मेजर नहीं कर सकते, तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है। दूसरी दिक्कत है, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर की जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, और इंडिया की लगभग 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर प्राइमरी इनकम। तो 60% पॉपुलेशन की इनकम के ऊपर टैक्स ही नहीं लगता था, तो उसकी वजह से भी टैक्स बेस छोटा था। ठीक है, फिर इंडिया के अंदर टैक्स लिटिगेशन बहुत ज्यादा है। लिटिगेशन का मतलब है केसेस। जुडिशरी के पास केसेस पड़े हुए हैं और वो केसेस सॉल्व ही नहीं हो रहे। केसेस सॉल्व नहीं हो रहे तो उनसे पैसों की कलेक्शन नहीं हो पा रही। अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर 5 लाख से ज्यादा टैक्स लिटिगेशन या फिर टैक्स से जुड़े हुए केसेस आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है टैक्स बेस से। ज्यादातर ये जो न्यूज़ है ये आपके उसकी मेंस की न्यूज़ है, बस डेटा याद रखेंगे, कुछ डेफिनेशंस आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एंजल टैक्स के ऊपर। ठीक है, न्यूज़ ये थी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने फॉरेन एंटिटीज को भी एग्जेम्प्ट कर दिया एंजल टैक्स से। ठीक है, किस केस में एग्जेम्प्ट किया है वो सारी की सारी चीजें देखते हैं। देखो, इंडिया के अंदर ढेर सारे स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। ठीक है, अब जब स्टार्टअप्स को पैसों की जरूरत होती है तो, या फिर दूसरे तरीके से देखते हैं, अगर मैं किसी बिजनेस की बात करूं, मुझे भी अगर अपना बिजनेस रन करना था तो मुझे इस बिजनेस के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। उस पैसे के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बैंक के पास जाऊंगा, मैं बैंक से कहूंगा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे 30 लाख रुपए दे दो ताकि मैं अपना बिजनेस रन कर सकूं। बैंक मुझे पैसा लोन पे तब देगा जब मेरे पास कोई कोलेटरल है बैंक के पास गिरवी रखने के लिए। अगर मेरे पास कोलेटरल नहीं है तो बैंक मुझे पैसा नहीं देगा। और मेरा जो बिजनेस है नया बिजनेस है, अभी तक बैंक को पता ही नहीं है कि मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, तो बैंक ने अगर मान लीजिए मुझे लोन भी दिया तो वो मुझसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा क्योंकि मैं रिस्की कस्टमर हूं। तो स्टार्टअप्स जो हैं वो स्टार्टअप्स अभी तक तो इनका बिजनेस भी स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, स्टार्टअप्स के पास कई बारी कोलेटरल भी नहीं होता, तो यानी कि ये बैंक से ज्यादा लोन नहीं ले सकते। बैंक से लोन लेने का रास्ता इनके पास खुला नहीं होता, लेकिन उन्हें बिजनेस तो करना है। तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं या तो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास या फिर एंजल इन्वेस्टर के पास। ठीक है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट होती है इसके अंदर क्या होता है, वेंचर कैपिटल एक तरह के फर्म्स होते हैं। ठीक है, अब इन फर्म्स का काम क्या है, ये अपनी फर्म खोल ली, इस फर्म को मैं नाम देता हूं वेंचर कैपिटल फंड। ठीक है, ये फर्म क्या करेगी, ये फर्म कुछ वेल्दी लोगों को देखेगी जो कि इन्वेस्ट करने को इच्छुक है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग जो कि चाहते हैं कि मैं किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूं और फिर उस कंपनी से मेरे को ढेर सारा बहुत ही हाई रिटर्न मिले। तो ये जो वेंचर कैपिटल फर्म है, ये फर्म इन वेल्दी इंडिविजुअल से पैसे को कलेक्ट करती है। ठीक है, अब इस फर्म के अंदर कुछ प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं और ये प्रोफेशनल्स आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसी कौन कौन से स्टार्टअप्स हैं या फिर ऐसे कौन कौन से बिजनेस हैं जिसके अंदर इस फंड को इन्वेस्ट किया जा सके। जब ये वेंचर कैपिटल फर्म जो है ये ऐसा कोई बिजनेस आइडेंटिफाई कर लेती है जहां पे हाई रिटर्न इनको मिल सकता है, तो यहां पे जो पैसा कलेक्ट हुआ था इस पैसे को वो इधर इन्वेस्ट कर देते हैं और इस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आती है उस रिटर्न को वो इन इंडिविजुअल्स के अंदर बांट देता है। और ये सारा काम करने के लिए वेंचर कैपिटल फंड अपनी कमीशन, अपनी फीस वगैरह चार्ज करती रहती हैं। ठीक है, तो समझ गए वेंचर कैपिटल क्या है, ये एक तरह की फर्म्स होती हैं जो कि एक फंड बनाती हैं और इस फंड को
आगे किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर देती हैं। इस बिजनेस से जो इनको पैसा मिलता है उस पैसे को ये जिन्होंने इस फंड में पैसा डाला होता है उन लोगों को वापस कर देती है। ठीक है, तो ये एक तरह की फर्म होती है। एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? ये आपके इंडिविजुअल्स होते हैं। इंडिविजुअल्स कैसे? इंडिविजुअल्स हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिनको HNIs बोला जाता है। ठीक है, ये कोई फर्म नहीं है, ये कोई इंसान होता है। ठीक है, इंडिविजुअल है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो जो स्टार्टअप होते हैं वो अपने आइडियाज को लेके इन एंजल इन्वेस्टर के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि मेरा आइडिया सुनो। ये एंजल इन्वेस्टर उनके आइडिया को सुनता है। अगर इनको आइडिया अच्छा लगता है एंजल इन्वेस्टर को, तो ये पैसे दे देते हैं इन स्टार्टअप्स को, और ये स्टार्टअप उस पैसे को यूज करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नए बिजनेस होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, उनके पास ज़्यादातर दो चैनल होते हैं। या तो वो वेंचर कैपिटल के पास जाएंगे पैसा रेज करने। वेंचर कैपिटल आपकी फर्म्स होती हैं। ठीक है, इस फर्म के अंदर वो ढेर सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करके फंड बनाते हैं और उस फंड को आगे इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि इन स्टार्टअप्स के ऊपर भरोसा करके अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। एक तीसरी जगह से भी पैसा आता है स्टार्टअप के पास। ठीक है, कुछ स्टार्टअप्स होते हैं विच आर बूटस्ट्रैप्ड। बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप्स वो होते हैं जिसके अंदर जिसका स्टार्टअप है, जो ओनर है उस स्टार्टअप का, वही ओनर अपनी जेब से पैसा लगाता है। ओनर ही पैसा लगाता है, वो किसी और से पैसा रेस नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। एंजल इन्वेस्टर आप समझ गए कि इंडिविजुअल्स होते हैं। तो अब स्टार्टअप की अगर बात की जाए, स्टार्टअप मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है, मेरे बिजनेस की अपनी एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की वैल्यू है 2 करोड़ रुपए। मैंने ढेर सारे कंप्यूटर खरीद रखे हैं जिसकी वैल्यू है 1 करोड़ रुपए। ठीक है, मेरे बिजनेस की अपनी रेप्यूटेशन है, इस रेप्यूटेशन की वैल्यू है 4 करोड़ रुपए। ठीक है, ये आप मेरा इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, जिसको वो छू नहीं सकते, लेकिन ये एसेट मेरे को कमाई करा के देता है। 4 करोड़ की मेरे बिजनेस की रेप्यूटेशन की वजह से वैल्यू है। ठीक है, अब अगर ये बिजनेस किसी से पैसा मांगने जाएगा, ठीक है, मान लीजिए ओनर कहता है कि मेरे पास 100% ओनरशिप है अपने बिजनेस की और मैं अपने बिजनेस की 1% ओनरशिप बेच रहा हूं। मैं अपने बिजनेस की 1% ओनरशिप बेच रहा हूं। तो ये जब अपनी 1% ओनरशिप बेचेगा, तो जिसको भी ये ओनरशिप बेच रहा है ये देखेगा कि भाई तेरे बिजनेस की वैल्यू जो है ना वो लगभग 7 करोड़ रुपए है। ठीक है, मैं तेरे बिजनेस की वैल्यू लगा रहा हूं 7 करोड़ रुपए, और उस 7 करोड़ रुपए के हिसाब से 1% कितना हो गया 7 करोड़ का? 7 लाख रुपए हुए ना शायद। देखो 1% क्या हो गया आपका 7 करोड़ का, इंटू में 7 करोड़, हाँ 7 लाख रुपए। तो ये सी क्या कहेगा? वो कहेगा देख तेरे बिजनेस की जो वैल्यू है ना वो 7 करोड़ रुपए की है। ठीक है, तो अगर तू मुझे अपने बिजनेस की 1% ओनरशिप दे रहा है तो बदले में मैं तुझे 7 लाख रुपए देने को तैयार हूं। 7 लाख रुपए ले और मेरे को अपने बिजनेस की 1% ओनरशिप दे दे। ठीक है, तो यहां पे ये जो सी था बड़े आसानी से वो इस बिजनेस की वैल्यू लगा सकता था। अब दूसरा सिनेरियो इमेजिन करिए। दूसरा सिनेरियो क्या है? एक स्टार्टअप है जिसको एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया। इस इंसान को लगता है कि इसका जो आइडिया है ये फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। ये अपने आइडिया को एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के पास लेके गया और उससे कहा कि मेरा आइडिया फ्यूचर में इतना बड़ा होगा कि मेरी कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ रुपए होगी। मेरी कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ रुपए होगी। तो मुझे अपने इस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसों की जरूरत है, तू मुझे पैसा दे दे। ठीक है, तो ये स्टार्टअप वाला आइडिया लेके गया। इस हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को लगा कि हाँ ये जो बात कह रहा है ना ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कहता है कि तेरे आइडिया की वैल्यू मैं 100 करोड़ रुपए लगा रहा हूं, तेरे आइडिया की वैल्यू मैं 100 करोड़ रुपए लगा रहा हूं, तू अपनी कंपनी का 1% ओनरशिप मुझे दे दे, बदले में मैं तुझे 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूं। ठीक है, तो इस कंपनी की वैल्यू कितनी हो गई? 100 करोड़ रुपए। ठीक है, अब यहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या है? जो हमारा पहला एग्जांपल था, इस पहले एग्जांपल के अंदर ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस की वैल्यू 7 करोड़ रुपए है। इसको हम बड़े आसानी से मेजर कर सकते हैं। इसकी बिल्डिंग की वैल्यू हो गई, इसके कंप्यूटर की वैल्यू हो गई, इसकी रेपुटेशन की वैल्यू हो गई, इसको जो रेवेन्यू आ रहा है उस रेवेन्यू से इसकी कोई वैल्यू हो गई। तो इसके 7 करोड़ वैल्यू को हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप्स तो अभी बिजनेस भी स्टार्ट नहीं हुआ, पता नहीं आगे जाके ये चलेगा भी या नहीं चलेगा। ये अभी सिर्फ हो सकता है आइडिया स्टेज में ही हो, लेकिन अभी से इसकी वैल्यू को 100 करोड़ रुपए लगा दिया गया और इस हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ने 1 करोड़ रुपए दे दिए 1% ओनरशिप के लिए। तो यहां पे जो इंडिया की टैक्स अथॉरिटी है, टैक्स अथॉरिटी कहती है कि भाई तूने किस हिसाब से इसके
इसके बिजनेस की वैल्यू 100 करोड़ मानी है। इसके पास तो ना कोई बिल्डिंग है, ना ही इसकी कोई रेपुटेशन है, ना ही इसके पास कोई रेवेन्यू आ रहा, ना ही इसका कोई प्रॉफिट है, तो इसकी वैल्यू 100 करोड़ आखिर कैसे बोल रहा है? टैक्स अथॉरिटी कहती है कि अगर मुझे इस स्टार्टअप की वैल्यू लगानी हो तो मैं कहूंगा कि इस स्टार्टअप की वैल्यू केवल 10 करोड़ रुपए है। इस स्टार्टअप की वैल्यू जो है वो केवल 10 करोड़ रुपए है। यानी कि टैक्स अथॉरिटी को लगता है ये स्टार्टअप 10 करोड़ का है, लेकिन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ने क्या कहा है? उसने कहा कि स्टार्टअप मुझे 100 करोड़ का लग रहा था और उसने 1% ओनरशिप 1 करोड़ रुपए में खरीद ली है। तो टैक्स अथॉरिटी कहती है कि भाई तूने जो स्टार्टअप की वैल्यू है वो 10 करोड़ माननी चाहिए थी और 1% इक्विटी तेरे को 10 लाख रुपए में खरीदनी चाहिए थी। तूने 1% इक्विटी जो 10 लाख की होनी चाहिए थी, टैक्स अथॉरिटी कह रही है ये कि 1% इक्विटी 10 लाख की होनी चाहिए थी, तूने वही 1 करोड़ में खरीदी है। तेरे पास ये जो 90 लाख रुपए है ना, ये जरूर तेरे पास कोई काला धन आया था, ब्लैक मनी आया था, ठीक है, जिसको तू हमसे छुपाना चाहता था, इसीलिए तूने अपना ये जो काला धन है वो इस स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है ताकि तू टैक्स अथॉरिटी से छुपा ले। तो टैक्स अथॉरिटी कहती है कि ये जो डिफरेंस है, हमने जो इस स्टार्टअप की मार्केट वैल्यू लगाई है और तूने जो इस स्टार्टअप की वैल्यूएशन लगाई है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस के ऊपर हम टैक्स कलेक्ट करेंगे। टैक्स समवेयर अराउंड 30.6% के आसपास टैक्स कलेक्ट किया जाता है और ये टैक्स को एंजल टैक्स कहा जाता है। तो अब आपसे एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि एंजल टैक्स को इंपोज करने के पीछे लॉजिक या फिर रीजनिंग क्या थी टैक्स अथॉरिटी की? लॉजिक या फिर रीजनिंग ये थी कि उन्हें लगता था कि कहीं कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए तो ऐसा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसीलिए इनके ऊपर एंजल टैक्स लगाना चालू कर दिया। अब जब एंजल टैक्स लगने लगा तो ढेर सारे स्टार्टअप्स को प्रॉब्लम होने लगी। वो कह रहे कि भैया हमें तो पैसों की जरूरत है, मेरा आइडिया है, मुझे लगता है कि मेरा आइडिया 100 करोड़ का होना चाहिए, तुम कौन होते हो मेरी कंपनी की 10 करोड़ वैल्यूएशन लगाने वाले? मेरी कंपनी की वैल्यू, मेरा आइडिया जो है वो आने वाले समय में 100 करोड़ का होगा। तो इस वजह से ढेर सारे स्टार्टअप्स ने गवर्नमेंट से कहा कि आपने जो एंजल टैक्स लगाया है ये हमारे ऊपर एक बर्डन डाल देता है, ये हमारे लिए मुश्किल कर देता है कि हम इन्वेस्टमेंट रेज कर पाए। एंजल इन्वेस्टर हमें पैसा देने से कतरा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है और तुम सही हो, तो एक काम करो, डीपीआईआईटी के पास अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करा लो। तो इंडिया के अंदर जो भी स्टार्टअप अपने आप को डीपीआईआईटी के पास रजिस्टर करा लेता है उसके ऊपर एंजल टैक्स नहीं लगाया जा सकता। यह है आपकी पूरी कहानी। अब न्यूज के अंदर इसलिए ये था कि पहले एंजल टैक्स सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टर के ऊपर लगाया जाता था। अब यह कह दिया गया कि एंजल टैक्स फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर भी लगाया जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टार्टअप ऐसा है जो कि डीपीआईआईटी के साथ रजिस्टर्ड है और कोई भी इन्वेस्टर, चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टर हो, वो डीपीआईआईटी के ऊपर रजिस्टर्ड स्टार्टअप में अगर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके ऊपर कोई भी एंजल टैक्स नहीं होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब एक और चीज जो आप यहां पे याद रखेंगे कि आखिर डेफिनेशन क्या होती है स्टार्टअप की। आप किस बिजनेस को स्टार्टअप कहेंगे? स्टार्टअप कोई भी ऐसा बिजनेस है जो 10 साल से छोटा है, जिसको इनकॉर्पोरेट किए हुए अभी तक 10 साल नहीं हुए हैं, पहली चीज। दूसरा, जिसका किसी भी साल में 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं हुआ है, ठीक है। 10 साल यानी कि वो यंग है, 100 करोड़ से कम टर्नओवर हुआ है यानी कि वो स्मॉल है, अभी उतना बड़ा नहीं हुआ। प्लस ये जो स्टार्टअप है ये किसी ऐसे आइडिया में काम कर रहा है जो कि बहुत ही इनोवेटिव है, या फिर इसका जो आइडिया है वो स्केलेबल है, फ्यूचर में वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो स्टार्टअप की ये डेफिनेशन है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ऐसा जितना भी बिजनेस होगा जो कि 10 साल से छोटा है, 100 करोड़ से कम टर्नओवर रहा है उसका हर साल के अंदर, ऐसे आइडिया पे काम कर रहा है जो कि इनोवेटिव है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जो कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, या फिर स्केलेबल है, उनको स्टार्टअप माना जाएगा। अगर ये स्टार्टअप अपने आप को डीपीआईआईटी के ऊपर रजिस्टर करा लेता है तो इस स्टार्टअप के ऊपर एंजल टैक्स नहीं लगता। एंजल टैक्स क्या होता है वो एक सिंपल तरीके से क्या रीजनिंग थी मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगली न्यूज़ पे आते हैं हम एक बारी देख लेते हैं यहाँ पे अंदर कुछ कमी तो नहीं रही। एक बारी मैं फिर से रिपीट भी कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। एंजल टैक्स क्या होता है? जब एंजल इन्वेस्टर से पैसा रेज किया जाता है तो हो सकता है कि एंजल इन्वेस्टर स्टार्टअप की कोई वैल्यूएशन लगा रहा हो,
ठीक है। फिर उसके बाद जो टैक्स अथॉरिटी होती है वो इस स्टार्टअप की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करती है कि इस स्टार्टअप की आखिर वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर एंजल इन्वेस्टर ने जो वैल्यूएशन लगाई है और जो फेयर वैल्यू है, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग इसके ऊपर एंजल टैक्स लग जाता है। लेकिन अगर कोई स्टार्टअप एंजल टैक्स नहीं देना चाहता तो उसको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा DPIIT के पास, ठीक है, DPIIT के पास, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। ये आपकी DPIIT की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अगली न्यूज़ के ऊपर आते हैं, देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। अच्छा, अगली न्यूज़, इसको आप पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ क्या है, एक ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर एक ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी को अभी रखा गया था, ठीक है। अभी तक ये ड्राफ्ट स्टेज में ही है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर न्यूज़ भी नहीं आई, तो इसलिए इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। बस इतना याद रख लीजिए कि ये जो ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, ये किसने बनाई थी? ये पॉलिसी बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। बेसिकली इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये पॉलिसी चाहती है कि जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है, ऑफिशियल मेजरमेंट्स हैं, स्टैट्स हैं, ये रिलायबल होनी चाहिए, एक टाइमली तरीके से अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, और क्रेडिबल होनी चाहिए, क्रेडिबल, ठीक है। दूसरा, ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी है ये फोकस करती है कि इंडिया के अंदर बिग डेटा एनालिसिस होना चाहिए। बहुत सारा डेटा आज की डेट में कलेक्ट हो रहा है, तो बिग डेटा एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और मशीन लर्निंग जैसे टूल्स का इस्तेमाल होना चाहिए। तो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की जो ये पॉलिसी आई है, इसके अंदर इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करने की बात की गई है ताकि हमारा डेटा रिलायबल, टाइमली और क्रेडिबल डेटा हो। इसके साथ साथ डेटा का एक यूनिफाइड सिस्टम होना चाहिए, यूनिफाइड डेटा सिस्टम, ठीक है, ताकि डेटा अलग अलग जगह पे बिखरा रहेगा तो उसको सही से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको सही से हम स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। जब डेटा को सही से स्टडी नहीं कर पाओगे तो डिसीजन मेकिंग में वो आपकी मदद नहीं कर पाएगा, ठीक है। डेटा आपका एक्यूरेट होना चाहिए और डेटा की कलेक्शन एफिशिएंट होनी चाहिए, एफिशिएंसी के साथ उसको कलेक्ट किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट्स हैं वो कोलैबोरेट करेंगी, दे आर गोइंग टू कोलैबोरेट विद रीजनल गवर्नमेंट्स, रीजनल गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके ये डेटा कलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक आप ये चीज़ याद रख सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स हमारे उसके अंदर डिवीजन ऑफ पावर के अंदर यूनियन लिस्ट में आती है एंट्री नंबर 94 और कंकरेंट लिस्ट में आती है एज एंट्री नंबर 45। तो जो स्टैटिस्टिक्स है उसको सेंटर भी कंट्रोल करता है और कंकरेंट लिस्ट में आती है, जिसकी वजह से सेंटर और स्टेट्स ये दोनों के दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आई थिंक एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है इन सब चीज़ों की। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में ही चालू करते हैं, ठीक है।